शुरू से। तो देखो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लड स्मीयर एग्ज़ामिनेशन में जो हम लोग यहाँ पे स्मीयर बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, है ना? कि मतलब उसको उसके लिए कितना सैंपल हमको चाहिए है, कौन सा सैंपल चाहिए है। तो ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हमको पता होंगी तो फिर हम उसके फर्दर आगे चलेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे करना है उसकी सारी चीज़ों की, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस पे, है ना? तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि जब मतलब हमारे ब्लड स्मेल का इंट्रोडक्शन क्या होगा कि कौन सी स्लाइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर क्यों हम लोग एक्चुअल कर ही क्यों रहे हैं, हमको ज़रूरत की क्या है ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन करने की, और स्मेयर करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग। तो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फर्दर हम लोग आगे हम लोग चलेंगे कि डिटेल में उन सब चीज़ों को समझने की। तो फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि स्मेयर बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं स्मेयर की। देन उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि स्मेयर की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्मेयर की स्टैनिंग कैसे करेंगे हम लोग, बनाते कैसे हैं स्मेयर, है ना। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे कि कलर कैसे करते हैं स्मेयर में। तो जो एक लीसमैन स्टैन जो होता है जिससे हम लोग कलर करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के पहले, क्योंकि वो हमारी जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी वगैरह होती हैं तो वो प्रॉपर उसकी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं अगर से हम लोग उसको कलर करके नहीं देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग को उसको कलर करके देखना पड़ता है, उसके लिए लीसमैन स्टैन यूज़ करते हैं। पर रिजल्ट हम लोग इंटरप्रेटेड करेंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हमको कैसी दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप में देखने पे, है ना। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन हम लोग जो सारी मार्फोलॉजिकल डिफरेंस जो जो सारी चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। हम लोग पैरासाइट्स के बारे में देखेंगे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल पैरासाइट सेल्स जो होती है कैसे दिखते हैं और पैरासाइट्स कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, और रिपोर्टिंग हम लोग कैसे करते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साइड में एक शॉर्ट वीडियो चली हुई थी, जो शॉर्ट में हम लोगों ने देखा हुई वीडियो में उसको हम लोग प्रॉपर कैसे करना है हमको, वो सब चीज़ें कि बनाना कैसे है हमको, पता कैसे चलेगा कि सही स्लाइड हमारी बनी हुई है। तो वो सब चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या पर्पस क्या है हमारा ये काम करने का, क्यों कर रहे हैं हम, ज़रूरी क्या है इस चीज़ करने की। तो जब अगर किसी को ब्लड कैंसर मान लो हो जाता है या फिर किसी को एनीमिया होता है, ब्लड में अगर पैरासाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों की स्टडी कैसे करेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे कि ये सब चीज़ें हैं। एडवांस टेस्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि हम लोग सेल की फिनोटाइपिंग वगैरह करा सकते हैं, है ना। हम लोग प्रॉपर पीसीआर वगैरह टेस्ट कर सकते हैं पैरासाइट टेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बेसिक टेस्ट जो कि बहुत कम पैसे में हो जाए और आसानी से हम करवा सकें, और जिसमें कि कम रिसोर्सेज यूज हों और मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना हो किसी के, तो ये बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टाइप के माना जाता है कि हम यहाँ पे आंखों से देख रहे हैं उन सब चीज़ों को और पहचान रहे हैं चीज़ों को। तो हम लोग यहाँ पे ब्लड स्मीयर इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्लड में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होती हैं वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, उसमें कोई पैरासाइट तो प्रेजेंट नहीं है, कोई कैंसर वगैरह की सेल्स वगैरह तो नहीं है। तो वो सब हम लोग देखने के लिए यहाँ पे हम लोग का पर्पस है कि हम लोग ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा ये है कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, अगर किसी को खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी हो रही हो तो हम माइक्रोस्कोप पे जब देखेंगे यहाँ पे तो हमको पता चलेगा कि सेल छोटी हो रही है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, सेल बड़ी हो रही है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, या फिर एनीमिया है लेकिन सेल का साइज नॉर्मल है तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है ना। और अगर किसी पैरासाइट के कारण एनीमिया कॉज हो रहा है तो वो भी हमको पता चल जाता है इसमें देखने पर। और अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी होती है, प्लेटलेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो वो पता चल जाता है हमको यहाँ पे देखने पे, ठीक है। तो और किसी को ब्लड कैंसर वगैरह होता है तो वो भी हमको यहाँ पे ब्लड स्कैन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है इन सब चीज़ों की, है ना। चलो तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। सैंपल कलेक्ट, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो स्मीयर है, देखो ऊपर जो हमने देखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा स्मीयर है जो कि बना हुआ है। हमारा इस टंग शेप का बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बनना चाहिए और कैसे बनता है। और स्मीयर स्टैंड करने के बाद हमारा ऐसा दिखता है, और ब्लड में हमारी जो इस टाइप की डब्ल्यूबीसी दिखाई देती है, हमारी आरबीसी दिखाई दे रही है, और छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है प्लेटलेट का है, ठीक है। कुछ पैरासाइट वगैरह होते हैं, जैसे पैरासाइट दिख रहे हैं मलेरिया पैरासाइट वगैरह इस टाइप के हमको दिखाई देते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन में जान लो कैसा होता है। जो हमारे सामने रखा हुआ है ये फील्ड स्टैंड है, मतलब रैपिड स्टैंड इसमें यूज़ करते हैं कि एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, और एक फिक्सेटिव होता है जिसमें हम लोग जनरली मेथनॉल यूज़ करते हैं जिससे स्लाइड फिक्स हो जाए हमारी। तो ये बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है स्मीयर से रिलेटेड। अब इन इन एक एक चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अब हम लोग स्मीयर की बात करेंगे तो अब स्मीयर के बारे में कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन की बात करी जाए अगर से कि तो कौन सा सैंपल हमको रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले अगर हम कलेक्ट कर सकते हैं तो वीनस ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बैन से निकाल करके ब्लड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
उसमें उसको अगर स्टोर करना है कुछ टाइम के बाद स्लाइड बनानी है तो हम लोग ईडीटीए ट्यूब में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ईडीटीए एक टाइप का एंटीकोएगुलेंट होता है। हमने एंटीकोएगुलेंट की वाली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो अगर से किसी का हम लोग ब्लड निकाल रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो क्लॉट हो जाता है ना, तो उसको क्लॉट होने से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे ईडीटीए एंटीकोएगुलेंट का यूज़ करते हैं। जो हमारी पर्पल कलर की रेड टॉप में जो हमको ट्यूब मिलती है वो ईडीटीए ट्यूब होती है, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर सैंपल लेते हैं जितना उतना मार्क रहता है। उसके बाद उसको प्रॉपर 8 से 10 बार मिक्स करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना रहता है कि अगर से हमको मार्फोलॉजी स्टडी करनी है सेल्स की, तो हमको वो ब्लड को 2 से 4 घंटे के अंदर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और अगर से हम लोग जैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं तुरंत अगर स्मीयर बना लेते हैं ब्लड बिना किसी एंटीकोगुलेंट को मिक्स करें, तो वो सबसे अच्छा और आइडियल ब्लड माना जाता है। मतलब बिना कोई क्योंकि एंटीकोगुलेंट भी अपने इफेक्ट छोड़ते हैं ब्लड के अंदर। जैसे कि ईडीटीए का क्या इफेक्ट है, ईडीटीए क्या करता है कि प्लेटलेट्स के कभी कभी क्लम्प बना देता है, जिसके कारण हमको फॉल्स प्लेटलेट डाउन देखने के लिए मिलता है। हमको ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्लेटलेट तो 80,000 आ रही हैं, है ना, देखा जाए तो हो सकता है कि ईडीटीए के कारण वो इफेक्ट पड़ गया हो उसके ऊपर। तो हम लोग अगर से हो सकता है तो हम लोग तुरंत स्मीयर बना लें बिना कोई एंटीकोगुलेंट मिक्स करें, तो वो बहुत अच्छा स्मीयर होता है हमारा। और अगर हमको बाद में बनाना है, दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे स्मीयर नहीं बना सकते हैं, तो हम फिर ईडीटीए ब्लड में उसको लेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 से 4 घंटे के अंदर स्मीयर हम उसका बना लें। अगर लेट स्मीयर बनाने में काम करेंगे तो वही मैंने बताया, एक तो प्लेटलेट पे इफेक्ट पड़ सकता है, एंटीकोगुलेंट का भी इफेक्ट पड़ता है प्लेटलेट पे। और जो सेल्स की मार्फोलॉजी है, जो हमको एक्चुअल मार्फोलॉजी देखनी है ना, हमको ऐसे तो नहीं देखनी कि ख़राब मार्फोलॉजी देख लेंगे तो भाई वो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हमको एक्चुअल जो मार्फोलॉजी है सेल्स की, तो वो देखनी है, तो हमको 2 से 4 घंटे के अंदर उसका स्मीयर प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो सेल्स उसकी ख़राब होने लगती हैं। तो स्लाइड बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक चाहिए क्लीन ग्लास स्लाइड, मतलब साफ कांच की गिलास और कांच की स्लाइड होनी चाहिए। और उसके बाद हमको चाहिए उसमें लेवल करने के लिए डायमंड पेंसिल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। माइक्रोपिपेट या फिर ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सैंपल को निकालने के लिए, या फिर डायरेक्ट हम लोग सिरिंज से भी सैंपल को स्लाइड में रख के बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट हमको होती है बनाने के लिए। और हमको ध्यान ये रखना है कि सैंपल हीमोलाइज ना हो, है ना, और एंटीकोगुलेंट ओवर ना हो। अगर ओवर एंटीकोगुलेंट होगा तो वही मैं बता रहा हूँ कि ओवर एंटीकोगुलेंट के कारण बहुत सारे इफेक्ट एंटीकोगुलेंट अपना छोड़ के जाता है ब्लड के अंदर। तो स्लाइड साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सैंपल हीमोलाइज नहीं होना चाहिए। हीमोलाइज का मतलब होता है कि सैंपल को अगर से उसके अंदर की आरबीसी लाइज हो जाएंगी, तो फिर हम लोग मार्फोलॉजी या फिर प्रॉपर अच्छी तरीके से कैसे देख पाएंगे सारी चीज़ें, है ना। तो सैंपल हीमोलाइज नहीं होना चाहिए, एंटीकोगुलेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए उस पर, और स्लाइड जो है हमारी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। न्यू स्लाइड हम अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, हर बार जब भी हम लोग यहाँ पे स्मीयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं होते हैं तो ये बेसिक बेसिक है कि हमको स्मीयर बनाने के पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, है ना, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि किस ट्यूब में सैंपल लेना है, कैसे सैंपल लेना है, कैसे बनानी है स्लाइड, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करी। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल स्लाइड बनाना कैसे है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग आगे चल के। तो स्मीयर प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको जैसे कि यहाँ पहले एक वीडियो देख लेते हैं। वीडियो में मैं वीडियो चलते चलते ही समझाते जाऊँगा पहले एक बार प्रोसीजर, जिससे कि क्या होगा कि हमको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ईडीटीए ब्लड ले रहे हैं, उसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे कोई भी टाइप का क्लम्प वगैरह या फिर क्लम्प इन द सेंस कि हमको आरबीसी या फिर सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरीके से हमको अलग अलग दिखें। फिर हम लोग 5 से 10 माइक्रोलीटर ब्लड गिलास स्लाइड पे लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और हम लोग वो स्प्रेडर लेंगे जो कि 30 से 35 डिग्री एंगल पे हमारा होगा, और हम लोग स्प्रेड कर देंगे। अब स्प्रेड करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, इससे इफेक्ट पड़ता है हमारी स्लाइड पे। और हमारी जो एक परफेक्ट स्लाइड होती है वो टंग शेप की दिखाई देती है, जैसे हमारी जीभ होती है, टंग होती है ना, वैसी हमको स्लाइड दिखाई देती है, जो हमारी बहुत अच्छी स्लाइड होती है। तो ये कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखने वाली बात है। एक तो है कि बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं लेना है या फिर बहुत कम ब्लड नहीं लेना है। और अगर से बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लड हम लोग लेंगे तो फिर उसमें इफेक्ट पड़ेगा कि अगर ज़्यादा जो यहाँ पे जो नीचे हमारी स्लाइड कुछ बनी हुई है, एक ख़राब स्लाइड है, ऐसी स्लाइड हमारी नहीं बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड है लेकिन ब्लड स्प्रेड ही नहीं हुआ ढंग से, यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में ब्लड है, प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं कुछ, यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, बहुत फैला हुआ ब्लड है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं एक ख़राब स्लाइड के एग्जाम्पल हैं। ऐसी हमको स्लाइड नहीं बनानी है अपनी पैथोलॉजी लैब में। स्लाइड बनानी कैसी है, जो यहाँ पर राइट का निशान जिसमें लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ऐसी स्लाइड हमको चाहिए, ना कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड होना चाहिए, प्रॉपर स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेप हम लोग ने बात करी, यहाँ पे थिन स्मीयर बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे सब थिन स्मीयर है वाला हमारा। या 5 से 10 माइक्रोलीटर ब्लड चाहिए हमको। जब हम कर रहे हैं तो एक स्प्रेडर का यूज़ करते हैं, स्प्रेडर भी ग्लास का ही बना हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्लाइड हम लोग यूज़ करते हैं उसी स्लाइड में से एक साफ़ सुथरी स्लाइड जो बहुत अच्छी हो, जिसके एजेस ख़राब ना हो, और जो बिल्कुल अच्छी स्मूथली हमारे दूसरी स्लाइड के ऊपर
स्प्रेड हो सके, तो उसका यूज़ करके हम स्प्रेड करते हैं स्मीयर को, मतलब ब्लड को स्प्रेड करके हम लोग स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेरे ख्याल से बेसिक बेसिक इसका हो गया है। और कॉमन एरर कौन कौन से हो सकते हैं तो मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए स्लाइड, छोटी सी नहीं बननी चाहिए, प्रॉपर हमारे जो है ग्रीस वगैरह वगैरह लगा रहेगा तो इसमें हमको होल्स दिखाई देंगे स्लाइड के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत कुछ कॉमन एरर्स हैं जो कि हो जाती हैं स्लाइड बनाते टाइम, तो वो सारी चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा स्मीयर कैसे बनता है और कैसा दिखता है हमारा बहुत अच्छा स्मीयर जो होता है। तो बहुत अच्छा स्मीयर में 3 पार्ट दिखाई देने चाहिए हमको क्लियर। एक होता है हेड, जहाँ पे जो हमारे जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है आरबीसीज की, और एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है हमारी आरबीसीज, है ना। तो ये वाला हेड होना चाहिए हमारा। दूसरा होता है आइडियल हेड, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेड, इसको बोलते हैं बॉडी, आइडियल हेड को। जो आइडियल एरिया है यहाँ पे हमारी जो आरबीसी है वो सिंगल लेयर में दिखाई देती है, मतलब कि जिसको हम लोग मोनो लेयर बोलते हैं। मोनो लेयर इन द सेंस कि अलग अलग आरबीसी दिखाई दे रही है, ना एक के ऊपर एक ऐसे हम लोग को लेयर में नहीं दिखाई दे रही हैं, ना ही हमको बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं ब्लड स्मीयर का, तो हम लोग जो आइडियल लेयर है जिसको हम लोग मोनो लेयर बोल सकते हैं, मोनो लेयर जोन, तो उस जोन में हम लोग मार्फोलॉजी देखते हैं चीज़ों की। वो हमारी डब्ल्यूबीसी हो सकती है, आरबीसी हो सकती है, और प्लेटलेट्स वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आइडियल जोन होता है। लास्ट में हमारा होता है टेल वाला पार्ट, जो कि हमारे जब स्प्रेड करते हैं तो बनता है हमारा, तो उसमें इस टाइप की हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना कि हमारा जो स्मीयर है वो 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और फेदर्ड एज बनना चाहिए, मतलब कि एज जो है बहुत ज़्यादा इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे जो है कि सीधे स्प्रेड हो गया, यहाँ पे प्रॉपर एज बनी नहीं है, यहाँ पे थिक हो गया है। तो हमारा फेदर्ड एज जो हमारा होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, मतलब स्मूथ होना चाहिए हमारा एज, बोलने का मतलब ये है। स्मीयर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा हो तो बहुत अच्छा है, हमारा आइडियल माना जाता है। और जब भी हमको माइक्रोस्कोपी करनी रहती है, जब स्मीयर की हम माइक्रोस्कोपी करते हैं स्टैन करने के बाद, तो उसको हम लोग 100x में देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर से हमको स्मीयर को देखना है कि स्मीयर सही बना है कि नहीं बना है, तो उसको पहले हम लोग लो पावर में चेक करते हैं, जिससे कि हम लोग 10x में पहले लगा करके हम लोग स्लाइड को देखते हैं कि हमारी स्लाइड प्रॉपर तरीके से बनी हुई है कि नहीं बनी है, या फिर स्टैंड हुई है कि नहीं हुई है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक चेक एग्जामिनेशन, मतलब चेक करने के लिए हम लोग 10x पे देखते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग आंखों से देख लेते हैं कि भाई स्लाइड सही है भी कि नहीं है, और माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग 10x पे देखते हैं सबसे पहले स्लाइड को। अगर से स्लाइड में क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा थिक स्लाइड दिख रही है, या फिर हमको मोनोलेयर स्लाइड की नहीं दिख रही है, जो यहाँ बीच में हमको मोनोलेयर दिखाई दे रही है, अगर ये नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरी स्लाइड बनाएंगे, वो स्लाइड हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, वो वाली स्लाइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टेल शेप की होनी चाहिए, और 3 एरिया हमको दिखाई देने चाहिए। क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारी स्लाइड होती है उसमें कौन कौन से 3 एरिया दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हेड, टेल और हमारा बॉडी, मतलब अगर सीक्वेंस की बात करें तो हेड, बॉडी और टेल, ये 3 सीक्वेंस हमको दिखाई देते हैं जब हम लोग स्मीयर, आइडियल स्मीयर जब देखते हैं हम लोग, तो ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग को मोनो लेयर जो हमारी होती है, जो वहाँ पे हमको आइडियल मार्फोलॉजी देखने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम लोग बेसिक कैसी स्लाइड हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखें कि हम लोग स्मीयर की, ये तो हमने स्लाइड बना ली, स्टैंडिंग हमारी स्लाइड जो है बन चुकी है। ठीक है, हम लोगों ने कैसे देख लिया कैसे बनाते हैं करके, और कैसी हमारी स्लाइड बननी चाहिए। अब हम देखें कि हम लोग यहाँ पे स्लाइड बन तो गई हमारी, अब उसको कलर करके देखेंगे हम लोग। कलर करना ज़रूरी क्यों है, पहली बात तो ये है कि क्यों ही कलर कर रहे हैं हम लोग, ना करें कलर, ऐसे ही देख लें। तो ऐसे देखने में दिक्कत ये रहेगी कि बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देंगी माइक्रोस्कोप में। क्या नहीं दिखाई देगा हमको, दिखाई ये नहीं देगा कि डब्ल्यूबीसी है तो कौन सी डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कलरलेस होती हैं जनरली, देखते हैं हम लोग कलर, उसमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है हम लोग, इसलिए हम लोग उसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वो कोई कलर नहीं होते हैं नॉर्मल, उसमें कोई कलर नहीं होता है। जैसे हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है आरबीसी, उसमें थोड़ा पिंक कलर हमको दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में देखने पर, लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो वो डब्ल्यूबीसी प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं होगी, प्लेटलेट भी हमारी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्लेटलेट भी हमारी कलरलेस ही होती है। तो प्लेटलेट देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है, और जो पैरासाइट्स वगैरह के जिनका इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो पैरासाइट भी हमको ऐसे बिना स्टैंड किए नहीं दिखाई देंगे हमको माइक्रोस्कोप में। और अगर जब हम लोग स्टैंड करते हैं तो हमारी सभी टाइप की सेल्स और सभी टाइप के पैरासाइट स्टैंड होते हैं। और कैसे स्टैंड होते हैं कि हम लोग जब स्टैंड करेंगे तो हमारी सभी डब्ल्यूबीसी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक लेती है। कौन कौन से लेती है हम लोग अभी देखेंगे। प्लेटलेट जो है हमको ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लू दिखाई देता है, और साइटोप्लाज्म हमको उस डब्ल्यूबीसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है, कि लाइट पिंक दिखाई देगा कि पर्पल दिखाई देगा, वो डब्ल्यूबीसी पे डिपेंड करता है। और जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो भी थोड़ा हमारी निकल के आती हैं बाहर और उभरी हुई दिखाई देती हैं हमको, मतलब वो भी थोड़ा सा कलर हमारा
एब्ज़ॉर्ब करती हैं, हल्का सा हमारा रेड कलर थोड़ा-सा लेती हैं, और रेड कलर होने के लिए थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा रेड कलर की दिखाई देती हैं स्टेन करने के बाद हमको। पैरासाइट्स वगैरह भी अलग-अलग टाइप के कलर ले लेते हैं, कुछ ब्लू कलर लेते हैं, कुछ हल्के से रेड दिखाई दे सकते हैं। तो इस टाइप से हमको कलर करने के फ़ायदा ये होते हैं कि हमको अलग-अलग चीज़ें हमको अच्छे कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देती हैं। थोड़ा-सा उभरी हुई और अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं, और उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग कि एक्चुअल में यहाँ पे हमारी कौन-सी सेल या फिर कौन-सा पैरासाइट हमको दिख रहा है। इसलिए हमको कलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से कलर का यूज़ करते हैं, तो कॉमनली यहाँ पे हम लोग को रोमन वेस्की डाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो रोमन वेस्की डाइस में कौन-कौन सी डाई आती हैं, हमारा आता है ल्यूसमैन स्टेन, हमारा आता है जिम्सा, आता है व्राइट स्टेन आता है। तो जो जनरली हम लोग लैब में यूज़ करते हैं वो हम लोग ल्यूसमैन स्टेन यूज़ करते हैं सारी चीज़ों के लिए। और अगर स्पेसिफिकली पैरासाइट देखने की बात करी जाए तो वहाँ पे हम लोग जिम्सा स्टेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिम्सा स्टेन में पैरासाइट थोड़ा ल्यूसमैन से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ल्यूसमैन स्टेन में भी पैरासाइट बहुत अच्छा दिखाई दे जाता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमेशा की ल्यूसमैन स्टेन से ही करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सेल्स की मार्फोलॉजी भी बहुत अच्छी दिखाई देती है, और पैरासाइट भी हमारा स्टेन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे स्टेन के बारे में, तो हम लोग ल्यूसमैन स्टेन को लेकर चलेंगे कि ल्यूसमैन स्टेन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, और कैसे वो कलर करता है। ठीक है, तो हम लोग 2-3 स्टेन यूज़ कर सकते हैं। ल्यूसमैन स्टेन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि हम लोग जो है कि जब हम लोग स्टेन करते हैं तो हम लोग को स्लाइड का फिक्सेशन करना पड़ता है। तो पहले हम लोगों ने स्लाइड बनाई, अब स्लाइड बना करके उसको फिक्स करना ज़रूरी है। अभी फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन में क्या होता है, जब हम लोग स्लाइड को स्टेन करते हैं तो स्लाइड जो हमारी है वो स्मीयर जो उसका है बॉस हो जाएगा। मतलब हम लोग जैसे ही इसे हम लोग कोई ग्लास स्लाइड मान लो स्मीयर ब्लेड का बना हुआ है, और जैसे हम उसमें स्टेन अप्लाई करेंगे तो वो स्मीयर जो है वो धुल जाएगा, मतलब उसमें दिखेगा ही नहीं, पूरा बॉस हो जाएगा। तो उस स्मीयर को बॉस होने से बचाने के लिए, धुलने से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लाइड का फिक्सेशन करते हैं। स्लाइड का फिक्सेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो स्मीयर है उसमें मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर होकर के स्लाइड में उस स्मीयर को चिपका देते हैं हमारे। तो इसको डीनेचर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेथनॉल का यूज़ करते हैं। मेथनॉल एक टाइप का एल्कोहल है जो कि प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। और जो हमारा स्मीयर होता है उसमें प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट्स तो मौजूद ही, प्लाज्मा तो मौजूद ही होता है ना, कि हम लोग होल ब्लड का यूज़ करते हैं। तो जो प्लाज्मा में मौजूद जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो वहाँ पे डीनेचर होकर के स्लाइड में स्मीयर को, जो भी सेल्स वगैरह होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से चिपका देते हैं। तो उसको स्लाइड से चिपकाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिक्सेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जो लीसमान स्टैंड होता है इसमें हम लोग फिक्सेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा जो लीसमान स्टैंड जो होता है उसमें ऑलरेडी हमारा मेथनॉल मिक्स हुआ आता है, मतलब मिक्स ही रहता है, प्री मिक्स आता है हमारा। ठीक है, अदर हम लोग जैसे कि जिम्सा वगैरह स्टैंड करना है हमको, है ना, और एक और कुछ और स्टैंड भी होते हैं, जैसे कि जेएसबी स्टैंड होता है। उसका वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था जेएसबी का फुल फॉर्म होता है जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टैंड। जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इस स्टैंड का नाम रखा गया था। तो गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जब गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं उनको अधिकतर जेएसबी स्टैंड ही दिया जाता है स्टैंड करने के लिए चीज़ों को। तो वहाँ पे जेएसबी स्टैंड चलता है जनरली लैब्स, बाकी बहुत सारी लैब्स में ल्यूसमान स्टैंड ही चलता है, और अधिकतर प्राइवेट सेक्टर्स में ल्यूसमान स्टैंड से ही हम लोग स्लाइड स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जेएसबी स्टैंड होता है, फिर जिम्सा स्टैंड हो, इनके लिए हम लोग को प्री फिक्सेशन करना पड़ता है, मतलब हमको स्लाइड को फिक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हमारा मेथनॉल मिक्स नहीं आता है। लेकिन जो ल्यूसमान स्टैंड होता है वो ऑल इन वन स्टैंड होता है। ऑल इन वन स्टैंड इन द सेंस कि उसके अंदर आपका बेसिक डाई भी होगी, उसके अंदर एसिटिक डाई भी होगी, उसके अंदर आपका एजार भी डला हुआ होगा जो कि रोमन बेस के इफेक्ट कॉज करता है हमारा, और उसके अंदर आपका मेथनॉल भी डला हुआ होगा। तो एक पूरा कंबाइंड पैकेज आता है जिसको सिर्फ हमको स्लाइड के ऊपर डालना है और कुछ टाइम वेट करना है बफर डालने के बाद, और स्लाइड हमारी स्टैंड हो जाएगी। हमको बहुत अलग अलग कंपोनेंट यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। कंपेरेटिवली अगर जिम्सा या फिर हम लोग यहाँ पे जेएसबी स्टैंड यूज़ करें तो वहाँ पे हम लोग को अलग अलग चीज़ें, जैसे सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और मेथनॉल, ये तीन चीज़ें हमको बना करके हमको अलग अलग स्लाइड में अलग अलग टाइम पे हमको डिप करनी पड़ती हैं। तो बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे से हम लोग अगर समझना चाहें तो हमको ल्यूसमान स्टैंड बहुत ईजी है हमको स्टैंडिंग करने के लिए, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ल्यूसमान स्टैंड को पहली प्रेफरेंस देते हैं हम लोग जब स्टैंडिंग करते हैं तो। ठीक है, तो बेसिक बेसिक मेरे को लगता है स्टैंडिंग के बारे में क्या होते हैं, स्टैंड कैसे होते हैं, इसके बारे में सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ल्यूसमान स्टैंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों ने बहुत सारे स्टैंड की बात करी, अब हम लोग एक स्टैंड के बारे में बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा, है ना। और मेथनॉल में फिक्सिंग का टाइम 1 से 2 मिनट होता है। याद रखना कि जब हम लोग स्लाइड को स्टैंड करना है अगर से लीसमैन के अलावा दूसरे स्टैंडों में, तो 1 से 2 मिनट हम लोग स्लाइड को डिप करके रखेंगे। किसमें? जैसे हमारे यहाँ पे एक जार दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक गिलास जार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक गिलास जार। उस गिलास जार में जो भरा हुआ है वो मेथनॉल है। मेथनॉल ट्रांसपेरेंट होता है, उसको खुद का कोई कलर नहीं होता उसका,
बाजू में यहाँ पे हमारा जिम्सा स्टैंड के कॉम्बो वाला यहाँ पे जिम्सा स्टैंड है, जिसमें दोनों टाइप के डाई मिक्स है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसमें डिप करके रखेंगे 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम लोग जिम्सा स्टैंड या फिर हमारा जेएसपी स्टैंड में यूज़ कर सकते हैं हम लोग उस स्लाइड को। लेकिन हम लोग को लीसमान स्टैंड में इसकी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग लीसमान स्टैंड के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये स्टैंड है क्या, ठीक है। तो लीसमान स्टैंड जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो होता है मिथाइल ब्लू, जो कि ब्लू कलर का होता है, नाम से ही समझ में आता है। दूसरा होता है ईओसिन, जो कि रेड कलर का होता है। और तीसरा होता है मेथनॉल, जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन वो स्लाइड को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक का काम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो मेथनॉल होता है, ठीक है, मेथनॉल का तो हमने अभी बता ही लिया कि ये क्या करता है, स्लाइड को फिक्स करने का काम करता है और लीसमान में पहले से मिक्स हुआ आता है, ठीक है। और जो मेथनॉल होता है, इसमें ही हम लोग बाकी चीज़ों को डाइल्यूट कर देते हैं या फिर हम लोग घोल देते हैं, जैसे मिथाइल ब्लू और यूसन को इसी में मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा वाटर मिला करके हम लोग को पूरा एक ल्यूसमान स्टैंड तैयार हो जाता है। तो मेथनॉल जो हमारा एज अ सॉल्वेंट भी काम करता है, मतलब बाकी स्टैंड को घोलने का साथ में काम भी करता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक स्टैंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मिथाइल ब्लू जो होता है, मिथाइल ब्लू नाम से समझ में आ रहा है, मिथाइल ब्लू मतलब ब्लू कलर का होगा। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मतलब बेसिक नेचर इसका जो कलर करने का जो नेचर है वो बेसिक होता है। लेकिन जब भी कोई स्टैंड जिस नेचर का होगा वो उससे अपोजिट नेचर की चीज़ों को स्टैंड करेगा। ये बात ध्यान रख लेना, कोई भी स्टैंड हो भविष्य में कभी भी, चाहे आप हिस्टोपैथोलॉजी का यूज़ करें, हिस्टोपैथोलॉजी में स्टैंड देखें, साइटोलॉजी में स्टैंड देखें, या फिर हम लोग की माइक्रोबायोलॉजी में कोई स्टैंड होगा, या फिर हमारे हेमेटोलॉजी में कोई भी स्टैंड होगा, तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि कोई भी स्टैंड हो, उसकी जो उसके अंदर का पीएच लेवल होगा, जैसे कि कोई स्टैंड जो है वो बेसिक पीएच का होगा, ठीक है, बेसिक डाई अगर से होगी तो हमेशा वो एसिडिक चीज़ों को ही स्टैंड करेगी, ठीक है। और जो एसिडिक डाई होगी वो हमेशा बेसिक चीज़ों को ही स्टैंड करेगी, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम लोग को जो जो भी स्टैंड होता है वो हमेशा अपोजिट चीज़ों को स्टैंड करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिथाइल ब्लू की। तो मिथाइल ब्लू क्या है, बेसिक डाई है, लेकिन ये एसिडिक चीज़ों को स्टैंड करेगा। अब एसिडिक चीज़ें क्या होती हैं, हमारा जो ब्लड स्मीयर है इसमें क्या चीज़ें ऐसी मौजूद होंगी जो कि एसिडिक नेचर की होंगी। तो एसिडिक नेचर की जैसे कि न्यूक्लियस हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं, जो थोड़ा सा हमारा एसिडिक शिफ्ट में जाती है। तो इनको जो मिथाइल ब्लू है वो हमारा ब्लू या पर्पल कलर से हमको कलर कर देता है, जिससे कि हमको ब्लू कलर की दिखाई देंगी। अब जो ईओसिन है वो एसिडिक डाई है, तो वो बेसिक चीज़ों को स्टैंड करेगा। अब बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ईओसिनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स, तो उनको जो हमारी ईओसिन जो होती है वो उसको बेसिक जो हमारे जो है बेसिक स्ट्रक्चर को पिंक या फिर रेड कलर में उसको स्टैंड कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डाई यूज़ करते हैं। जैसे एक जो लीसमान स्टैंड हो गया, इसमें तीनों चीज़ें रहेंगी, एक बेसिक डाई रहेगी, एक एसिडिक डाई रहेगी, एक मेथनॉल रहेगा। तो वो पूरा काम करेगा, मतलब कि वो स्लाइड को फिक्स भी कर देगा, हमारा बेसिक चीज़ों को एसिडिक स्टैंड कर देगा, ऐसे एसिडिक चीज़ों को बेसिक स्टैंड कर देगा, जिससे कि हम अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। इसको हम लोग प्लस माइनस से भी समझ सकते हैं। जैसे कि बेसिक डाई प्लस होती है तो वो नेगेटिव वाली चीज़ों को स्टैंड करेगी, नेगेटिव मतलब कि एसिडिक चीज़ें, जैसे कि न्यूक्लियस और आरएनए, डीएनए वगैरह, इन सब चीज़ों को, सेल की न्यूक्लियस को, है ना। और जो ईओसिन स्टैंड होता है वो उसको हम माइनस से डिनोट कर सकते हैं, तो वो बेसिक चीज़ों को स्टैंड करेगा, मतलब प्लस वाली चीज़ों को, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ईओसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स वगैरह, इनको। अबे जब हम लोग माइक्रोस्कोप में जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं स्टैंडिंग के बाद, तो ये कैसी दिखाई देती हैं, तो उससे हमको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा है, एक बार हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं। सभी हमने बताया उसी का प्रिंसिपल, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और उसको एलेबोरेट करके हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा, कि जैसे लीसमान स्टैंड है, एक टाइप की रोमन बेस की डाई है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एंड हमारा एसिटिक डाई का कॉम्बिनेशन हमारा होता है, दोनों को मिक्स करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा मिथाइल ब्लू है वो हमारा एसिटिक, वो हमारा जो हमने जैसे बताया बेसिक है, और यूसनफिल यूसिन जो भी एसिडिक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब हम लोग एग्जाम्स देते हैं कि बेसिक डाई कौन सी है या फिर एसिडिक डाई कौन सी है, या फिर बेसिक डाई है तो फिर वो कौन से कंपोनेंट को स्टैंड करेगी, या फिर एसिडिक डाई है तो वो कौन से कंपोनेंट को स्टैंड करेगी। तो ये बात एक बार अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारा मिथाइल ब्लू होता है इसमें एजर्स मिक्स होते हैं। एजर्स क्या करते हैं, एक इफेक्ट कॉज करते हैं, जिससे कि कुछ चीज़ें ब्लू और रेड के बीच में स्टैंड हो जाती है, मतलब हल्का सा पर्पल कलर दिखाई दे सकता है, हल्का सा स्लाइडली पिंकिश ब्लू कलर दिखाई दे सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हमारा जो होता है, जब हम लोग दोनों डाई को मिक्स करते हैं, एसिडिक और बेसिक डाई को, और उसके साथ मेथनॉल को मिक्स करते हैं, तो हमारा एक टाइप का इफेक्ट कॉज होता है। इसे इफेक्ट का नाम होता है रोमन बेस्की इफेक्ट। तो ये इफेक्ट से चीज़ें शेड्स में डिवाइड होती है। जैसे हम लोग होता है ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं, है ना।
तो वो जो ग्रे शेड्स होते हैं, वैसे ही जो हमारा ब्लू और रेड है इसके बीच में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो अलग अलग शेड्स में चीज़ों को स्टैंड करने के लिए यहाँ पे हमारा जो एजर्स मिक्स किए जाते हैं मिथाइल ब्लू के साथ, जिससे कि हमारा क्या हो कि एक रोमन बेस की इफेक्ट क्रिएट हो, जिससे कि चीज़ें अलग अलग शेड में भी हमको दिखाई दें, जिससे कि और अच्छे तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारा लीसमान स्टैंड का बात होगी। हमने जैसे बताया कि एसिडिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, राइबोसोम से सब एसिडिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें, बेसिक डाई से बाइंड होते हैं, जो हमको पर्पल ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये यूसोनोफिल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो हमारा कौन सा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, लेकिन उसने डाई कौन सी ली, बेसिक डाई ली। बेसिक मतलब हमारा हो गया कौन सा, हमारा मेथाइल ब्लू, तो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं हमारे यूसोनोफिल के जो क्या है, हमारे न्यूक्लियस जो है, जो अंदर का जो न्यूक्लियस है जो हमको हेडफोन जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। हम लोग जब WBC पढ़ी हुई थी तो हमको पता था कि जो यूसोनोफिल जो होती है वो एक टाइप की ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है, 3 टाइप की ग्रेनुलोसाइट होती हैं, सबको पता होगा कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसोनोफिल, इन तीनों के साइटोप्लाज्म के अंदर हमको ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं कलर करने के बाद। ठीक है, कलर करने के बाद जब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं तो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। जैसे कि यूसोनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो रेड कलर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो न्यूट्रोफिल और बेसोफिल के ग्रेन्यूल जो है वो रेड कलर नहीं लेते हैं, वो हल्का सा ब्लूइश कलर लेते हैं। लेकिन इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हल्के से एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे अपने जो काम करने रहते हैं, इन्फेक्शन से लड़ना, पैरासाइट से लड़ना, उसके लिए होते हैं वो एसिडिक नेचर के। लेकिन मेन बात हमको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो जो यूसोनोफिल होता है इसके अंदर के ग्रेन्यूल एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वो हमारा बेसिक डाई ले लेते हैं। इसके अंदर ग्रेन्यूल जो होते हैं वो हमारे एसिडिक स्ट्रक्चर के होते हैं ना, नहीं तो गलत थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसके अंदर ग्रेन्यूल जो है हमारे वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हमारे पिंक कलर लेते हैं। लेकिन जो इसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक होता है, जो कि हमारा ब्लू कलर लेता है। तो यहाँ पे हमको अगर से दोनों डाई का कॉम्बिनेशन देखना है कि यार दोनों डाई एक्चुअल कैसे काम कर रही हैं हमारी, तो हम यहाँ पे यूसोनोफिल के एग्जाम्पल से उसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों डाइस और दोनों नेचर देखने के लिए मिल जाते हैं हमको, एसिडिक और हमारा बेसिक और एसिडिक डाई दोनों हमको। तो इससे हम लोग कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं कि एक्चुअल हमारी डाई कैसे काम कर रही है। ठीक है, एक बार समझा देते हैं। यूसोनोफिल का जो न्यूक्लियस है वो एसिडिक नेचर का है, और अगर एसिडिक नेचर का न्यूक्लियस है हमारा तो वो बेसिक डाई लेगा। बेसिक डाई हमारी यहाँ पे कौन सी है, मिथाइल ब्लू, जो कि ब्लू कलर की है, जो न्यूक्लियस ब्लू कलर का हो गया। अब इसके ग्रेन्यूल जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं हमारे, तो बेसिक नेचर के अगर ग्रेन्यूल हैं तो वो एसिडिक डाई लेंगे। एसिडिक डाई कौन सी है हमारी, ईओसिन, तो ईओसिन हमारी है पिंक कलर की, पिंकिश रेड कलर की, तो इसके जो ग्रेन्यूल जो है हमको हल्के से रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। ये हो गया। अब बाकी जितने भी न्यूट्रोफिल्स होती हैं सबके जो न्यूक्लियस है वो हल्के से हमारे एसिडिक ही होते हैं, तो सबके जो हमारे न्यूक्लियस जो है हमारे सबके हमको पर्पल ब्लूइश कलर के ही दिखाई देंगे, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, बेसोफिल हो हमारी, या फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल हमारी, या फिर लिम्फोसाइट, या फिर मोनोसाइट हो हमारी, तो सबके न्यूक्लियस हमको हल्के से पर्पल ब्लूइश ही दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारी आरबीसी की। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नेचर का होता है। तो जब वो अगर बेसिक नेचर का होगा तो हल्का सा वो पहले से पिंक तो आरबीसी रहती ही है, उसका नेचर ही है कि हीमोग्लोबिन पिंक कलर का रहेगा, लेकिन जो है वो हल्का सा और रेड कलर थोड़ा सा ले लेती है, तो और अच्छी हमको साफ दिखाई देने लगती है। आप कभी अगर जो लैब में काम करते हैं वो कभी ट्राई करके देखना कि पहले बिना स्टेन करी हुई स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आरबीसी दिखाई देंगी रेड कलर की, लेकिन अगर आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आरबीसी दिखाई देंगी, मतलब बहुत उभरी हुई, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट उनका बढ़ा हुआ, इस टाइप से हमको दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई कि ऐसे डाइस हमारी कैसे काम कर रही हैं, है ना। और ये सारी डाइस किस में बंद है हमारी, एक टाइप के क्या बोलते हैं हमारा लीशमैन जो स्टेन है उस स्टेन के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, एसिडिक, बेसिक, मेथनॉल। ठीक है, और जब कोई भी चीज़ रिएक्शन अगर होती है तो उस रिएक्शन के लिए पीएच बहुत नेसेसरी चीज़ होती है कि पीएच प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो हमारा जो लीशमैन स्टेन है इसका पीएच जो है वो हमारा हल्का सा न्यूट्रल ही रहता है ना, एसिडिक से न्यूट्रल की तरफ होता है। 6.5 से हमारा 7.2 पीएच का हमारा क्या होता है, ये जो स्टेन है वो हमारा होता है, जो हमारा लीशमैन स्टेन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर से हम किसी भी कारण से हमारा पीएच ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर जो कलर हैं हमारे जो अलग अलग सेल्स के दिखाई दे रहे हैं वो हमको गड़बड़ दिखाई देंगे, मॉर्फोलॉजी प्रॉपर तरीके से हमको समझ में नहीं आएगी, स्टेन्स प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि पीएच प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, हमारे जो पूरे स्टेन का जो पीएच है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया होगा कि स्टेन एक्चुअल काम कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेन यूज़ कर रहे हैं, लीशमैन स्टेन का यूज़ कर रहे हैं, उसमें 2 स्टेन है, मिथाइल ब्लू है,
जो कि एजर्स के साथ है। एजर्स जो एजर्स इफेक्ट कॉज करता है, जिससे अलग अलग शेड्स में स्टेन होते हैं। दूसरा हमारा यूएसएन स्टेन है, जो कि हमारा एसिडिक स्टेन है, जो कि पिंक कलर का होता है। तो ये बेसिक बेसिक मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होगा। अगर से कन्फ्यूजन भी हो तो मेरे को लाइव चैट में कमेंट कर देना, तो एक बार हम उसको वापस से आकर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ठीक है, आधे घंटे हमारे लगभग क्लास के हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कि आधे या फिर लगभग 30 से 40 मिनट में हमारा ये लेक्चर और चलेगा, तो उसमें फिर हमारा और भी चीज़ें हम समझ लेंगे। अब देखो, हमने अभी अभी क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि स्मीयर के लिए कौन सा ब्लड लिया जाता है, और उस ब्लड से हम लोग स्मीयर बनाते कैसे हैं, स्मीयर कैसा बनना चाहिए, कौन सा स्टेन इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और वो स्टेन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। अब वो स्टेन करते कैसे हैं एक्चुअल, हम उस स्मीयर के ऊपर हम करेंगे कैसे, है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेनिंग प्रोसीजर पे हम लोग ये देखेंगे कि अब वो स्टेन जो हमारे पास है और जो हमारे पास स्लाइड है, इन दोनों को मिला करके हम लोग एक अच्छा रिजल्ट कैसे निकालेंगे, जिससे कि हमको माइक्रोस्कोप पे जब हम लोग देखें तो हमको सारी चीज़ें जो भी हम देखना चाह रहे हैं उस स्मीयर के अंदर, वो अच्छे तरीके से हमको दिखाई दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हम स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड बनाने के बाद हमको प्रॉपर उसको हमको उसको रखना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा सूख जाए, एयर ड्राई हो जाए वो अपने आप से, है ना। ऐसे नहीं कि हम फूंक मार के उसको सुखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना हमको लैब में, है ना, कि हम लगे उसको फूंक मारने, पंखे के नीचे रख दिया, ब्लोवर चला दिया उसके ऊपर से। तो ये सब चीज़ें हमको कभी नहीं करनी, इससे हमारी जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, वो सब चेंज हो सकते हैं, ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, हमको नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल चीज़ जहाँ पे उसको हम नॉर्मल हमको रख देना है, लगभग उसको 5 से 10 मिनट लगेगा और वो उसके बाद ड्राई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस टाइप से हमको स्लाइड को एयर ड्राई करना है। और फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमको क्या करना है, हमको लीसमान स्टैंड करना है, तो हमको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है स्लाइड को। लेकिन अगर लीसमान स्टैंड हमारे पास नहीं है, जेसीबी स्टैंड है, फिर जिम्सा स्टैंड है, तो फिर उसके लिए हमको उसको फिक्सेशन करना पड़ेगा। फिक्सेशन के लिए हम लोग मेथनॉल यूज़ करेंगे, मेथनॉल में 1 से 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैंड प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग लीसमान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमको अलग से मेथनॉल से फिक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग स्टैंड करेंगे। तो स्लाइड को जो हमारे सामने स्टैंड दिख रहा है, यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा स्टैंड दिख रहा है स्लाइड में, तो हम लोग स्लाइड को ऐसे स्टैंड में रखेंगे। स्टैंड में रखने के बाद उसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप लीसमन स्टैंड डालेंगे, या फिर इतना लीसमन स्टैंड डालेंगे कि जो हमने स्मीयर बनाया है वो कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ स्मीयर छूट रहा है, हमने ऐसा बोलोगे आप लोग कि नहीं सर ने तो बताया था 2 से 3 ड्रॉप ही डालना है। तो 2 से 3 ड्रॉप मतलब डालने का मतलब ये है कि हमारा स्मीयर कवर होना चाहिए। वो 2 से 3 ड्रॉप भी लग सकती हैं, 4 से 5 ड्रॉप भी लग सकती हैं। बस हमारे कहने का मतलब है कि हमारा जो स्मीयर है वो पूरा स्टैंड से कवर हो जाए हमारा, है ना। दिखना नहीं चाहिए बाहर, नहीं तो जो हिस्सा दिख जाएगा बाहर वो कलर नहीं होगा हमारा। तो हमको ध्यान ये रखना है कि स्मीयर पूरा कवर होना चाहिए स्टैंड से हमारा, और उसको हमको 1 से 3 मिनट के लिए, मतलब वो स्टैंड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना स्टैंड है, या फिर उसके परसेंटेज कितना है, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका 1 मिनट में हो जाएगा वो कि 3 मिनट लगेंगे उसको। तो हम 1 से 3 मिनट यहाँ पे हम टाइम मान के चल रहे हैं कि 1 से 3 मिनट के लिए हम लोग उसको स्टैंड को जो हमने उसके ऊपर डाला हो उसको रखेंगे वैसे ही। अब स्टैंड को जब हम लोग उसके ऊपर 1 से 3 मिनट जब हमारा हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग को उसमें एक बफर्ड वाटर, जो हमारा लीसमान स्टैंड होता है उसके साथ एक बफर वाटर आता है, हमारा बफर वाटर आता है, इसका पीएच लगभग हमारा 6.8 पीएच का जो हमारा बफर वाटर होता है, या फिर उसकी जगह हम लोग डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या किया हुआ है कि वो डाला हुआ है, हम लोग ने स्टैंड डाला हुआ, मान लो 4 ड्रॉप स्टैंड में हमारा स्मीयर कवर हो गया, तो 4 ड्रॉप ही हम लोग वहाँ पे बफर वाटर डालेंगे। बफर वाटर जो हमारा 6.8 पीएच का है वो हम लोग 4 ड्रॉप डालेंगे, जिससे कि वो हमारा है प्रॉपर तरीके से उसमें पूरा फैल जाए, स्टैंड के साथ मिक्स हो जाए। अगर से स्टैंड के साथ ऑटोमेटिक मिक्स हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो प्रॉपर हम लोग थोड़ा सा उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा जो है टच हो जाए वो, मतलब कि हमारा जो स्मीयर ख़राब हो जाए। तो हम उसको नॉर्मल अगर डाल के 4 ड्रॉप छोड़ भी देंगे तो अपने आप वो पूरे में फैल जाएगा और दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है, अब उसको वो कवर हो जाएगा तो फिर उसको हमको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है उसको। अब कुछ नहीं करना है उसको। 8 से 10 मिनट के बाद क्या होगा कि जो हमारा जो स्लाइड है उसमें रोमन वेस्की इफेक्ट क्रिएट होगा हमारा। रोमन वेस्की इफेक्ट मतलब वही मैंने बताया कि अलग अलग शेड्स में दिखाई देंगी चीज़ें, ब्लू से रेड में, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए हमको यहाँ पे बफर वाटर का यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट लीसमेंट डालें उसको पानी डाल के वॉश कर लिया, ऐसा नहीं करना। हमको पहले लीसमेंट डालना है 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद हमको उसमें बफर वाटर डालना है और उसको हमको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए लगभग, है ना। और अगर और अच्छी तरीके से चीज़ें देखनी है और हमको लग रहा है कि यार अभी स्टैंड नहीं होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उसको 10 से 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं। और वो सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग को अगर से वो स्टैंड हमारी स्लाइड हो गई तो उसको हम लोग स्लाइड को निकालेंगे और उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे।
हम लोग नॉर्मल रनिंग टैप वाटर से भी वॉश कर सकते हैं उसको, लेकिन ध्यान रखना कि अगर पीएच लेवल ऊपर नीचे हुआ तो फिर हमारी स्लाइड की मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो डिस्टिल वाटर का यूज़ करें अगर धुलने के लिए तो वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमारी जो है सारी चीज़ें सही रहेंगी। अब हमारी स्लाइड क्या हो गई कि हमारी स्लाइड बॉस हो गई। अब बॉस होने के बाद हमारी स्लाइड कलर हो, पहले हमारी कलरलेस थी, अब वो कलर हो गई स्लाइड। उसको फिर हम लोग नॉर्मल हम लोग स्टैंड पे रखेंगे, स्लाइड स्टैंड जो होता है, और हम लोग उसको एयर ड्राई कर लेंगे, अपने आप सूख जाने देंगे थोड़ी देर के बाद। 5 से 10 मिनट बाद हमारी स्लाइड सूख जाएगी। जब हमारी स्लाइड सूख जाएगी तो पहले हम लोग उसको 10x पे देखेंगे कि हमारी स्लाइड सही तरीके से स्टैंड हुई है कि नहीं हुई है, सारी चीज़ें सही दिख रही कि नहीं दिख रही है। देन उसके बाद हम लोग उसको 100x ऑयल इमर्सन लेंस पे देखेंगे। तो 100x जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो भी स्मीयर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो हम लोग देख रहे हैं ब्लड स्मीयर, तो इसको हम लोग को 100x माइक्रोस्कोपी लेंस में देखना पड़ता है। और 100x माइक्रोस्कोपी लेंस की खासियत है कि बिना उसमें ऑयल लगाए, मतलब कि वहाँ पे बिना ऑयल के साथ हम लोग नहीं देख सकते हैं। वहाँ हमको प्रॉपर तरीके से साफ जो हमारी सेल्स की मार्फोलॉजी वो दिखाई नहीं देगी। तो 10x और फिर जो 3-4 टाइप के लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप में, एक होता है 5, एक होता है 10, एक होता है 40, एक होता है 100। तो 5 से लेकर के 40x तक, या फिर कई बार 45 भी होता है। तो 5, 10, 40 या 45 तक हमको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में चीज़ें। लेकिन जब हम लोग 100x पे जाते हैं तो जब हम लोग कभी माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ऐसे फोकल लेंथ वगैरह। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे, लेंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि लाइट का जो डिफ्लेक्शन होता है, जो निकलती है लाइट हमारी, तो वो उसकी लेंथ है, फिर उसकी जो चेंज हो सकती है ना, तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं, जिससे कि प्रॉपर हमने जब 12th क्लास में पढ़ा होगा ना कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है थोड़ी सी, वो पानी के अंदर पेंसिल और पानी के बाहर पेंसिल थोड़ी बेंड दिखाई देती है, तो वो इफेक्ट क्रिएट होता है। इसलिए हम लोग उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑयल डाल लेते हैं, जिससे कि हमको जो है प्रॉपर तरीके से हमको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सही तरीके से हमको दिखाई दें। तो हम लोग यहाँ पे ऑयल के साथ हम लोग 100x चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। स्टैंडिंग प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ जो समझ में ना आया हो और मैं आगे चला गया हूँ, तो इसमें लाइव चैट में कमेंट कर देना, तो उससे हमको पता चल जाएगा, है ना, कि कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि समझाने के लिए बैठे, जब समझ में नहीं आएगा तो मेरे समझाने का भी फिर क्या मतलब है ना। तो समझ में आए इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो चैट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो उससे मैं दोबारा भी समझा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं उसको आपको समझाने में, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि स्लाइड को स्टैंड कर लिया। अब स्लाइड को स्टैंड करके हमने सुखा लिया। अब माइक्रोस्कोप में हम लोग देख रहे हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि अब हम लोग सबसे पहले रेड ब्लड सेल पर फोकस करते हैं ना, और भी चीज़ें दिखाई देंगी, WBC, प्लेटलेट, पैरासाइट, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, एबनॉर्मल सेल दिखाई देंगी, ब्लड कैंसर की सेल्स दिखाई देंगी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पहले रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, फिर बाकी चीज़ों की बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जब रेड ब्लड सेल हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अच्छा, जो हमारी स्लाइड जो है वो क्लियर दिखाई दे रही है सब लोगों को, जो यहाँ डायग्राम बने हुए हैं, और डायग्राम में जो लेबलिंग है वो लेबलिंग सही दिखाई दे रही है। सही दिखाई दे रही हो तो यहाँ पे एस करके कमेंट कर देना, और अगर नहीं दिखाई दे रही तो मैं जूम कर दूंगा इसको थोड़ा सा, है ना। और एक पॉइंट ये भी है कि जब आपका जो मोबाइल है उसमें जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें क्वालिटी वाला एक पॉइंट होता है ना, कि क्वालिटी कितनी क्वालिटी में वीडियो देखनी है। तो आप जितनी हायर क्वालिटी में वीडियो को देखेंगे क्वालिटी सेट करके, तो उतनी क्लियर आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। ये पॉइंट मेरे को पहले बोलना चाहिए था, आधी क्लास खत्म होने के बाद बोल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे अगर आप क्वालिटी सेट कर लेंगे, अच्छी हायर क्वालिटी में देखेंगे, तो बहुत साफ हमको क्या दिखाई देगी, स्लाइड दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी स्लाइड दिखाई दे रही है तो बता दो सही से, नहीं तो मैं जूम करके इसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा मैं जूम कर ही देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो करके हमको। तो मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करके ऐसे, ठीक है जी। थोड़ा सा पास कर लेते इसको, जी देखो। अब जो हमारी रेड ब्लड सेल की मार्फोलॉजी हमको किस किस टाइप की चेंज दिखाई दे सकती है, तो पहले ये है कि नॉर्मल जो हमारी रेड सेल की मार्फोलॉजी होती है तो वो, अच्छा, सही दिखाई दे रही है स्लाइड में, ठीक है शायद तक। तो रेड सेल की जो हमारी नॉर्मल मार्फोलॉजी वो तो इस टाइप की होती है। हम लोग यहाँ पे एक इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, रेफरेंस लेके चलेंगे, कि हमारा रेफरेंस हमारी रेड सेल ऐसी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है, ना ही ज़्यादा छोटी ना ही ज़्यादा बड़ी। इसके बीच में हमारा हल्का सा हमको बाइट बाइट टाइप का चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि हमारी जो WBC जो हमारी RBC होती है हल्की सी बीच से दबी हुई होती है। तो हमारे जो आइट साइड वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा हल्का सा उठा हुआ होता है। जैसे हम लोग के जब बाइकॉनकेव से पढ़े होंगे ना अपन लोगों ने, जब माइक्रोस्कोपी हम लोग रेड ब्लड सेल को देखे हुए थे, तो हमने ये भी देखा था कि जो हमारी सेल है बीच से थोड़ी सी दबी होती है, चारों तरफ से, जैसे डोनट होता है, चारों तरफ से फूला हुआ, बीच से दबा हुआ, उस टाइप की हमारी RBC होती है। तो यहाँ पे जो बीच में जो हमारा होता है, यहाँ पे कम हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए हमको यहाँ पे वाइट कलर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बाकी चारों तरफ थोड़ा ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इस टाइप की हमको RBC की जो स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है।
अब देखो ये नॉर्मल हमारा हो गया, इसको हम लोग रेफरेंस मान के चल लिए। अब देखो क्या होता है कि अगर सेल का साइज छोटा हो गया तो हमको नॉर्मल से ऐसे छोटी सेल थोड़ी छोटी सेल दिखाई देंगी, किसमें जब हम लोग माइक्रोस्कोप में उस स्लाइड को देखेंगे। सेल का साइज बड़ा हो गया तो हमको थोड़ी बड़ी स्लाइड सेल दिखाई देंगी नॉर्मल साइज से, तो इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक सेल, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक सेल। जब भी कभी कन्फ्यूजन होगा माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक क्या है, तो इस इमेज को याद रखना कि इस इमेज में क्या है कि नॉर्मल सेल ऐसी दिखाई देती है, माइक्रोसाइटिक मतलब सेल छोटी हो जाती है आरबीसी, और मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी बड़ी हो जाती है। और आरबीसी गोल से अगर अंडा आकार की हुई, ओवल आकार की हुई, तो उसको बोलते हैं ओवेलोसाइट, मतलब कि ओवल मैक्रोसाइट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ओवल साइज में थोड़ी बड़ी हो जाना, ओवल शेप की दिखाई देना, अंडे के आकार की दिखाई देना, ठीक है। अब देखो इस चीज़ हमारे क्या होगी कि हमने आरबीसी की अलग अलग शेप देख ली अभी यहाँ पे ना, और भी शेप है यहाँ पे हमारी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोगों ने थोड़ी छोटी बड़ी और ओवल साइज शेप की हम लोगों ने आरबीसी देख ली। अब जो यहाँ पे हाइपोक्रोमिया दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोक्रोमिया के अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हाइपोक्रोमिया का मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप में हम लोग जब देख रहे होते हैं आरबीसी, देखो ये थोड़ी सी डेप्थ वाली चीज़ है, यहाँ पे बोर नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर ये सब चीज़ें हमको बहुत जल्दी से चीज़ें पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं जाती हैं कभी और कॉलेजों में, तो हमको यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको बहुत इन सब जो पॉइंट्स होते हैं ना कि आरबीसी हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिख रही है, टारगेट सेल दिख रही है, ओवेलोसाइट दिख रही है, टीयर ड्रॉप सेल दिख रही है, हॉली जॉली बॉडी दिख रही है, तो ये सब चीज़ें टर्म्स हमको सुनने में लगता है कितने खतरनाक टर्म्स है, इनको कुछ नहीं रखा है। जैसी सेल की साइज दिख रही, शेप दिख रही, उसी को नाम दे देते हैं बस हम लोग, है ना। लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेंगे इसको तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ें समझने में। जब भी हम कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे, कहीं देखेंगे कि यार इसमें अच्छा ओवेलोसाइट है, अच्छा टारगेट सेल है, तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो है क्या, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात करी माइक्रो मैक्रो ओवेलोसाइट की। अब हाइपोक्रोमिया का मतलब क्या होता है। हाइपोक्रोमिया में ऐसा होता है कि जो यहाँ पे देखो सेल के अंदर थोड़ा सा हमको वाइटपन दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब सेल के अंदर से जो हीमोग्लोबिन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो सेल के अंदर क्या होता है, हमको जो अंदर का वाइट पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है। तो जब किसी को आयरन की डेफिशिएंसी होती है या फिर कुछ इस टाइप की जो एनीमिया वगैरह होते हैं, इसमें कि खून की कमी हो जाती है सेल के अंदर भी, तो उस टाइम पे हमको हाइपोक्रोमिया और हाइपोक्रोमिक सेल दिखाई देती है, मतलब कि उसके अंदर का हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाना। तो हाइपोक्रोमिया कितना है, कितना ज़्यादा वो अंदर का जो हमको पिलार जो है, कितना ज़्यादा हमको अंदर का जो वाइट जो गोला दिख रहा था वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम हाइपोक्रोमिया को ग्रेडिंग कर सकते हैं कि 1+, 2+, 3+, 4+। 4+ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो साइड साइड बस में हमको हीमोग्लोबिन दिखाई दे रहा है। तो हाइपोक्रोमिया मतलब आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाना, वो हाइपोक्रोमिया कहलाता है, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर से देखो आरबीसी बड़ी हो गई तो हम लोगों ने मैक्रोसाइट बोल दिया, छोटी हो गई तो माइक्रोसाइट हो गए, माइक्रोसाइट बोल दिया। आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो हम उसको हाइपोक्रोमिया बोल दिया। अब ये तो अब बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे तो इसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन तो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शेप्स की बात करेंगे, अलग अलग शेप की कैसी हो जाती हैं आरबीसी अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि सिकल सेल के चूंकि एनीमिया हो तो आरबीसी यहाँ देखो नीचे सिकल शेप की हो जा रही है, हंसिया के आकार की हो जा रही है। तो अगर ऐसी आरबीसी हो गई तो हम लोग बोलेंगे सिकल सेल की आरबीसी हो गई, सिकल सेल डिसीज है इसको, ठीक है। बर्सेल डिसीज, टीयर ड्रॉप, सिस्टोसिस्ट, हेलमेट सेल्स, मतलब जो जैसे दिख रही है हेलमेट के आकार की दिख रही है तो हेलमेट सेल हो जाएगी हमारी। अगर हमारी जो आरबीसी है वो टुकड़ों में टूट गई है, फ्रेगमेंट्स में टूट गई है, तो सिस्टोसिस्ट्स बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। एकेंथोसाइट्स मतलब ऐसे निकल जाना उसके आसपास की चीज़ें, ठीक है। और टारगेट सेल है मतलब बीच में हमारा हीमोग्लोबिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो पिलार जो है उसके आइट साइड हो जाता है, और फिर हीमोग्लोबिन फिर उसके आइट साइड दिखा। जैसे हम लोग जब आर्चर्स लोग जो होते हैं ना, जो तीरंदाजी करते हैं, तो उसमें जो गोला दिखाई देता है हमको, तो बीच में टारगेट होता है और जितने बाहर पॉइंट निकलते जाते हैं वैसे अलग अलग शेड्स होते जाते हैं, तो उस टाइप के मतलब कि टारगेट शेप की हमको सेल्स दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट सेल्स, ठीक है। तो इस टाइप के हमको अलग अलग सेल्स शेप दिखाई दे सकती है चीज़ों की, तो हम लोग उस शेप के हिसाब से उसको नाम दे देते हैं, जो शेप दिख रहा है वही नाम दे देंगे हम लोग उसको, ठीक है। देन उस पर ऐसा है कि अब हम लोग कुछ उसके अंदर अगर है आरबीसी के अंदर कुछ हमको चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उस पर भी हम लोग उसको अलग से कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आरबीसी के अंदर हमको यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ जैसे कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया किसी को हुआ, ठीक है, तो पेपन हैमर्स दिखाई देने लगते हैं उसके अंदर, मतलब कि यहाँ छोटे छोटे से हमको यहाँ पे डिपॉजिट्स दिखाई देने लगते हैं आयरन के। जब हम सेल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमको आयरन के डिपॉजिट दिखाई देंगे आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो हम लोग फिर बोलेंगे कि इसको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है क्योंकि आयरन के डिपॉजिट दिखाई दे रहे हैं।
कोबाल्ट रिंग दिखाई दे सकती है हमको, बेसोफिलिक स्टिफिंग्स दिखाई दे सकती है हमको, अभी नाम बता रहा हूँ। जॉली बॉडीज दिखाई दे सकती है, जैसे छोटा सा हमको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगी वो हम उसको कमेंट करेंगे कि यार इसके माइक्रोस्कोप में मैक्रोसाइट दिखाई दे रही हैं, माइक्रोसाइट दिखाई दे रही हैं, हाइपोक्रोमिक दिखाई दे रही हैं, टारगेट सेल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक्टिनोसाइट्स दिखाई दे रही हैं, सिकल सेल दिखाई दे रही हैं, या फिर उसके अंदर जॉली बॉडीज दिख रही हैं, कोबाल्ट रिंग दिख रही है। तो जो भी चीज़ें हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी आरबीसी के अंदर, हम उसमें वो कमेंट करेंगे कि इसकी आरबीसी में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमको। अब आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी हम लोग उसमें देख सकते हैं कि अगर आरबीसी एक के ऊपर एक हमारी है, मतलब कि एक बंच बना लिया है, तो उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन बन जाना। तो एग्लूटिनेटेड आरबीसी भी दिखाई दे सकती है हमको माइक्रोस्कोप में। और रोलेक्स फॉर्मेशन में एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के होते हैं ना, छल्ले जम जाते हैं एक के ऊपर एक, तो उसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो वैसे ही आरबीसी दिखाई देंगे तो हमको वो कमेंट करना है जब हम लोग स्मीयर देखेंगे अगर से। तो स्मीयर में हमको इस टाइप की चीज़ें, सारी चीज़ें देखनी है कि ये क्या हमको दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो कमेंट कर देंगे। अब तो कब क्या चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि साइज में वेरिएशन होगा अगर से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है। तो जो भी वेरिएशन होगा वो हमको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग आरबीसी के ऊपर। शेप में वेरिएशन होगा, तो शेप कौन सा शेप है, टारगेट सेल है, स्पोरोसाइट है, इक्विलिप्टोसाइट, मतलब जो भी शेप में चेंज होगा, सिकल सेल है, तो हम उसको वो कमेंट करके देंगे। कलर कैसा है, हाइपोक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिक है, ठीक है। हाइपोक्रोमिक मतलब कि फेड होना, जो जिसमें हमने बात करी, हमने पॉलीक्रोमी या फिर पॉलीक्रोमी मतलब कि 2-3 कलर दिखाई देना, जैसे ब्लू कलर और रेड कलर। और हाइपरक्रोमिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंस हमको वो दिखाई देना हीमोग्लोबिन, जिसमें कि हमको ये पिलार भी नहीं दिखाई देता जो हमको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। देखो, थोड़ी सी हम लोग डेप्थ में चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहिए चीज़ें, है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा डेप्थ में, तो लोगों को लग सकता है कि इतना डेप्थ में क्यों ही पढ़ा, लेकिन ज़रूरी है। अलग अलग बीमारियाँ जब होती हैं तो हमारी आरबीसी अलग अलग टाइप की हो जाती है, तो वो हमको पढ़ना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में पढ़ा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना, डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो हम टाइम नहीं करते हैं अपन चीज़ों में, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। कल का लेक्चर देखा होगा तो बहुत स्पीड से ख़त्म कर दी थी अपन ने चीज़ें। चलो ठीक है। तो अगर से शेप में चेंज है तो अलग अलग जो शेप दिखाई देगा वो हम शेप बदल देंगे। साइज में चेंज है तो जैसी साइज है, छोटी है बड़ी है, उसके हिसाब से हम कमेंट कर देंगे उसको। कलर जैसे देखेंगे हम लोग, हाइपोक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिक है, पॉलीक्रोमिक है, तो उसके हिसाब से हम लोग कलर से चेंज कर देंगे, ठीक है। और देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज़, उसके अंदर क्या दिखाई दे रही हैं, जिसकी हॉलोजॉली बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं, हमारी पेपिन हैमर्स दिखाई दे रहे हैं, बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं, आयरन डिपॉजिट प्रॉपर है। अगर आरएनए वगैरह भी होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं उसमें से कुछ रेटिकुलोसाइट्स भी होती हैं, तो रेटिकुलोसाइट्स में हम कुछ आरएनए हमको दिखाई देता है, तो हम वो भी हमको आरबीसी में दिखा बोल सकते हैं कि आरबीसी के अंदर हमको दिखाई दे रहा है करके। तो वो इंक्लूजन बॉडीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे उसके अंदर आरएनए हो, चाहे वो आयरन डिपॉजिट हो, जो भी उसके अंदर हो, वो इंक्लूजन बॉडीज़ में आ जाएगा, उसकी पहचान करना हमको ज़रूरी है। रोलेक्स फॉर्मेशन की मैंने बता दी कि एक के ऊपर एक आरबीसी इकट्ठी हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि अब हम लोग क्लिनिकल यूज इसका क्या है, जैसे कि अगर किसी के अंदर माइक्रोसाइटिक आरबीसी और हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखाई दे रही है। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी का साइज छोटा हो गया, हाइपोक्रोमिक मतलब उसके अंदर की हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन उसके अंदर कम हो गया, तो आयरन की कमी के कारण ये हो सकता है। किसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का आरबीसी के अंदर, और आरबीसी का साइज छोटा हो जाना आयरन की कमी के कारण होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी उसको बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है उसको थैलेसीमिया हो जिसके कारण ऐसा हो गया हो। अब अगर आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, मैक्रोसाइटिक हो गया, तो हो सकता है उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है, जब किसी के अंदर विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, तो उसकी आरबीसी बड़ी दिखाई देने लगती है नॉर्मल साइज से। तो हम साइज से बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। जैसे सिकल सेल की दिखाई दे रही है तो बोलेंगे कि सिकल सेल को दिखाई दे रही है तो हो सकता है इसको सिकल सेल एनीमिया हो। तो हम यहाँ पे कुछ इन इंडिकेशन से आरबीसी के अलग अलग चीज़ों से हम लोग एक डायग्नोसिस पे पहुँच सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे पाएँ। जैसे हमको पता चलेगा कि चलो आयरन की कमी है अगर से, तो आयरन टेस्ट कराएंगे, आयरन टेस्ट सच में कम आएगा तो फिर उसको आयरन की टैबलेट देंगे, तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके हम लोग जो डिसीज़ डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं आरबीसी की। तो मेरे ख्याल से ये आरबीसी सभी लोगों की क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो अभी हम लोग जो जब ये क्लास एंड होगी हमारी, तो हम लोग गूगल मीट की एक लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में, तो वहाँ पे क्लिक करके गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं अपन। तो वहाँ पे जैसे मैं हूँ तो और आप हैं, तो सब लोग हम लोग लाइव डिस्कशन कर लेंगे, एक दूसरे से नॉर्मल बात कर लेंगे अपना अपना माइक ऑन करके। जिसको जो कन्फ्यूजन होगा तो वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग लगभग 10 से 15 MCQs वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम लोग वहाँ पे लाइव डिस्कशन करेंगे वहाँ पे।
गूगल मीट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे 10 से 15 हम लोग वहाँ पे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते हैं। तो चलो ठीक है, और वहाँ पे जिसके कन्फ्यूजन होते हैं तो वहाँ पे क्लियर भी कर देंगे कन्फ्यूजन। अब यहाँ तो हम लोग एक दूसरे से बात ऐसे कर नहीं पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ही कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से अपना अपना माइक ओपन करके बात भी करेंगे, तो वो और अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे हमारे, है ना, जो भी डाउट्स अगर होंगे तो। और अगर डाउट्स होंगे तो अच्छा ठीक है, नहीं भी होंगे तो भी ठीक है, हमारे अच्छे से तो डिटेल में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलो, आरबीसी की बात हो गई, कैसे हम लोग रिजल्ट इंटरप्रेटेड करते हैं इस ईयर में आरबीसी का। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी हमको कैसे दिखाई देंगी? तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी तो एटलीस्ट सबको पता ही होनी चाहिए, नहीं पता है तो ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी के बारे में ही बात करेंगे हम लोग ना, नॉर्मल के साथ साथ। अब देखो, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी 5 टाइप की होती हैं, सबको पता होना चाहिए। वाइट ब्लड सेल 5 टाइप की होती हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। तो वाइट ब्लड सेल जो 5 टाइप की होती है उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल पाए जाएंगे उसको ग्रेन्युलोसाइट बोल देंगे। जैसे कि न्यूट्रोफिल हमारा हो गया, यूसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, जिसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं पाए जाएंगे। और अंदर मतलब कहाँ पे, उसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं पाए जाएंगे तो हम लोग उसको बोल देंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हमारी आती है। लेकिन नॉर्मल परसेंटेज वगैरह होते हैं, हम लोग जब हम लोग स्मीयर देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग परसेंटेज भी काउंट कर सकते हैं। हम लोग मतलब 100 डब्ल्यूबीसी देखेंगे, हम लोग 100 डब्ल्यूबीसी में से जितनी डब्ल्यूबीसी हमको जितनी दिखाई देंगे उतना उसका परसेंटेज हो जाएगा। मतलब जैसे हम बात करें 100 डब्ल्यूबीसी में से हमको 70, हम लोग 100 डब्ल्यूबीसी देखी स्मीयर के अंदर। अब 100 डब्ल्यूबीसी में हमको 70 जो है न्यूट्रोफिल दिखी, तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज हो गया 70 हमारा। हम लोगों ने देखी कि 20 लिम्फोसाइट दिख रही हैं, तो 20% लिम्फोसाइट हो गई हमारी। तो जो सेल जितनी दिखाई दे रही हैं टोटल 100 सेल काउंट करने पे हम लोग को स्मीयर में, तो वो उतने उसका परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, उनको हमारा जो डिफरेंशियल जो काउंट है, परसेंटेज है, उसको हम लोग काउंट करने के लिए तो स्मीयर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे सेल काउंटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो सीबीसी सेल काउंटर होते हैं उनका यूज़ करके भी हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि यार परसेंटेज निकालने की क्या ही ज़रूरत है हमको। तो परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ये है क्योंकि अलग अलग बीमारियाँ जैसे होती है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगी, वायरल इन्फेक्शन है तो उसके में हमको लिम्फोसाइट देखने के लिए बड़ी मिलेंगी, और किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो वहाँ पे उसको यूसिनोफिल देखने के लिए बढ़ी हुई मिलेंगी हमको। तो जो भी इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन में अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसीज बढ़ती है। तो अगर से हम लोग सेल काउंटर में देखें या फिर नॉर्मल हम लोग ऐसे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हम लोग परसेंटेज निकाल करके देखें, तो हम लोग को एक आइडिया लग सकता है कि यार किस चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है करके, है ना। तो उस आइडिया को वो करने के लिए हम लोग यहाँ पर परसेंटेज जानना जरूरी है। वाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग टाइप का परसेंटेज, हम लोग कौन कौन सी सेल्स हमको दिख रही है उनके परसेंटेज। ठीक है तो मैंने अभी नॉर्मल चीज़ों की हम लोगों ने बात, गला क्यों बैठ रहा मेरा ज़्यादा ही बोल दिया तो मैंने। ठीक है, चलो, तो जैसे जब डिफरेंशियल काउंट की हम लोग बात करें कि हम लोगों ने नॉर्मल परसेंटेज की बात कर ली कि कितनी होती है। अब नॉर्मल परसेंटेज कितना कितना होता है वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी हम लोग जब डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी की जब बात करेंगे तो हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे कि जो न्यूट्रोफिल होती है वो हमारी 40 से 70% के आसपास होनी चाहिए। इससे ऊपर है नीचे होती है तो फिर कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे हर चीज़ के नॉर्मल परसेंटेज है और ऊपर नीचे होती है तो उसके परसेंटेज बिगड़ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी हम पढ़ते ही हैं हमेशा, और सारी चीज़ों बात करते हैं। अब आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। आप लोगों ने शायद एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी आज के पहले सुनी है कि नहीं सुनी है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन आज हम लोग कुछ एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। सारी की बात नहीं करेंगे क्योंकि सारी की बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन कुछ की हम लोग बात कर लेंगे कि जो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी है वो किस टाइप की दिखाई देती है। देखो, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी हमको जब हम लोग ऑटोमेटिक सेल काउंटर में काउंट करते हैं, जैसे कि हम लोग सीबीसी काउंटर में काउंट करते हैं, तो वहाँ हमको एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी पता नहीं चल सकती इन द सेंस कि हमको मार्फोलॉजी तो वहाँ दिख नहीं रही है। तो जो भी डब्ल्यूबीसी होगी वो उसको एज ए डब्ल्यूबीसी ही काउंट करेगा, है ना, सेल काउंटर जो हमारा है। यहाँ तक कि जो हमारी ब्लड कैंसर की जो सेल्स होती हैं ब्लास्ट सेल्स, उनको भी एज ए डब्ल्यूबीसी ही काउंट करता है वो हमारा, वो ही नहीं बताता है कि ब्लास्ट सेल्स वगैरह हैं। हाँ, एडवांस जो अभी सेल काउंटर्स वगैरह आते हैं जिनको हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि यार 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट सेल काउंटर, तो उनमें हाँ एक इंडिकेशन होता है कि ये इस टाइप की ब्लास्ट सेल्स वगैरह आ रही हैं, या फिर इमेच्योर आरबीसी आ रही हैं या फिर न्यूक्लिएटेड आरबीसी आ रही हैं, तो उनमें एक पैरामीटर अलग से आता है। लेकिन नॉर्मल जो सेल काउंटर होते हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कैंसर की सेल है कि डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल मार्फोलॉजी वगैरह देख सकते हैं।
तो अब देखो कुछ अलग अलग सेल्स के बारे में अलग अलग मार्फोलॉजी देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह जो होती है, जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो वो न्यूट्रोफिल हमको कुछ टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स उसके अंदर हमको दिखाई देते हैं, जिसको हम लेफ्ट शिफ्ट हो जाना बोलते हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, हाँ बैंड सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, हमको टॉक्सिक ग्रेन्यूल वगैरह दिखाई सकते हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन जब किसी को हुआ, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, अभी अभी हुआ है, और उसको तो उसकी जो न्यूट्रोफिल के जो काउंट है वो बढ़ जाएंगे, और टॉक्सिक हमारे एक सेकंड, मेरा लैपटॉप चार्ज में नहीं लगा है क्या, जस्ट एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चालू हो गया। ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, जो हमारे जो न्यूट्रोफिल है वो टॉक्सिक ग्रेन्यूल वाली सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ देखो नीचे देखो, जो हमारे हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है टॉक्सिक ग्रेन्यूलोसाइट। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह किसी को होता है ना, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, कोई ड्रग रिएक्शन कर गई, तो उस टाइम पे हमारे जो है न्यूट्रोफिल जो है वो टॉक्सिक ग्रेन्यूलोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप के बड़े थोड़े से देखो न्यूट्रोफिल जब बहुत बड़े उसके जो है ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई देंगे, बहुत बड़े ग्रेन्यूल्स हमारे बेसोफिल में दिखाई देते हैं। थोड़े से बड़े ग्रेन्यूल्स होंगे, हमको ग्रेन्यूल्स प्रॉपर तरीके से विजिबल होंगे इसके, और इसको टॉक्सिक ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं ना। तो हमारी न्यूट्रोफिल क्या होती है, टॉक्सिक ग्रेन्यूलोसाइट में कई बार कन्वर्ट हो जाती है कुछ खास कंडीशनों में। लिम्फोसाइट जो हमारी होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, जैसे कि अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह हुआ, तो वो नॉर्मल लिम्फोसाइट से एक्टिव लिम्फोसाइट या फिर रिएक्टिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो नॉर्मल लिम्फोसाइट हमारी कैसी दिखती है कि एक राउंड सेल होती है, उसके अंदर राउंड कलर का न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है, जो कि हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन देखो रिएक्टिव जो हमारी लिम्फोसाइट है वो इस टाइप की हमको थोड़ी सी दिखाई देती है, थोड़ी सी बैंड टाइप की, थोड़ा सा उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ऑटो इम्यून डिसीज में हमारी क्या हो जाती है कि इस टाइप की सेल्स, हमारी जो लिम्फोसाइट है वो रिएक्टिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इस टाइप की रिएक्टिव लिम्फोसाइट दिखाई देती है हमको। देन हम लोग रिएक्टिव लिम्फोसाइट की हमारी बात हो गई। अब हम लोग ब्लास्ट सेल्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लास्ट सेल्स तो यहाँ पे मैंने अभी एबनॉर्मल में नहीं काउंट करी हैं, मैं दिखा देता हूँ ब्लास्ट सेल्स का। देखो ब्लास्ट सेल्स कहाँ मैंने काउंट दिखाई हुई हैं, हाँ यहाँ पे जी देखो, कि अगर से जब हम लोग डब्ल्यू बी सी देखते हैं, नॉर्मल डब्ल्यू बी सी हमको कैसी दिखाई देती है, इस टाइप की दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्लास्ट सेल्स साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं डब्ल्यू बी सी से, और उसका न्यूक्लियस जो है नॉर्मल डब्ल्यू बी सी से अलग ही होता है। जैसे ये देखो हमको दिखाई दे रहा है इस टाइप का। तो ये ब्लास्ट सेल्स हैं। ब्लास्ट सेल्स आने का मतलब होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कि उसको ब्लड कैंसर है। ठीक है। तो जब हम लोग सेल काउंटर में देखते हैं तो उसका नॉर्मल जो काउंट हमारा होता है कि 4000 से लेकर 11-12 हज़ार के बीच रहता है डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट। लेकिन अगर ब्लास्ट सेल्स आने लगें किसी के में, तो उसका काउंट हो सकता है 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। तो डब्ल्यूबीसी का नंबर ऑफ काउंट हमको सेल काउंटर में बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। और जब हम लोग डब्ल्यूबीसी की मार्फोलॉजी देखते हैं माइक्रोस्कोप में उसको कलर करके, तो उसकी मार्फोलॉजी में हमको इस टाइप की ब्लास्ट सेल्स दिखाई देती हैं। हमको लगेगा यार कौन सी सेल हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हमने तो 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी पढ़ी हुई है। तो जो जो हमने 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी पढ़ी हुई है, उन 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी से अलग डब्ल्यूबीसी दिखाई देती है हमको, है ना। वो थोड़ी सी बड़ी सी, थोड़ी सी उसका जो न्यूक्लियस अंदर का है वो एबनॉर्मल टाइप का दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस भी लगभग इस टाइप का ही दिखाई देता है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है लिम्फोसाइट, है ना, वो थोड़ा राउंड होती है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप की हमको दिखाई देती हैं। तो ये हमारी ब्लास्ट सेल्स हो जाती हैं, जो कि एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी में हमारी आती हैं। ठीक है। तो वापस से डब्ल्यूबीसी वाला पोर्शन खोल लेते हैं। ठीक है। तो अगर कुछ ब्लास्ट सेल्स वगैरह हमको दिखाई देंगे, तो ब्लास्ट सेल कब दिखाई देंगे, जब हमको ब्लड कैंसर होगा, मेलेग्नेंसी होगी, हेमेटोलॉजिकल मेलेग्नेंसी उसका बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे हमको दिखाई देती हैं ब्लास्ट सेल्स। कल हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी थी ब्लड कैंसर के बारे में, अभी भी थोड़ी सी बता देते हैं। देखो ब्लड कैंसर जो होता है, अभी हम लोग जो ल्यूकीमिया पढ़ेंगे, ल्यूकीमिया में हम लोग ना डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। अभी मैं बेसिक बेसिक थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि जो ब्लड कैंसर जो होता है वो अलग अलग सीरीज़ का होता है ब्लड कैंसर। इन द सेंस हम लोग बात करें कि जब जब हमारी सेल्स जो नॉर्मल सेल्स बनती हैं बोन मैरो के अंदर, हीमोपोइसिस जब हो रहा होता है, तो हीमोपोइसिस जब होता है तो दो टाइप की सीरीज़ में हीमोपोइसिस होता है। एक होती है लिम्फॉइड सीरीज, एक होती है माइलॉइड सीरीज। तो अगर से माइलॉइड सीरीज का किसी को कैंसर हो गया है तो हम लोग बोलते हैं उसको माइलॉइड कैंसर। अब माइलॉइड कैंसर दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एक्यूट, एक हो सकता है क्रोनिक। और एक्यूट स्टेज में हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैंसर से, हाँ, ब्लड कैंसर से। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, फिर हम लोग CLL बोल सकते हैं। या फिर अपन हमारा जो लिम्फोइड सीरीज का जो ल्यूकेमिया होगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, या फिर CLL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया या क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया उसको बोल सकते हैं। तो वो जो
वो हम लोग जब ल्यूकीमिया जब पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की टाइप्स भी पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। अभी हम लोग बेसिक बेसिक इतना जानना जरूरी है कि जब डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मल मार्फोलॉजी दिखती है तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं उसको कि उसके अंदर जो है कैंसर की सेल हमको दिखाई दे रही है ना, ब्लास्ट सेल्स हमको जब दिखाई देती हैं उसके अंदर। तो और जब हम लोग ल्यूकीमिया पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि यार एएमएल जो है वो कितने टाइप का एएमएल होता है, 1 2 3 4 ऐसे ग्रेडिंग्स होती हैं अलग अलग टाइप की, अलग अलग टाइप के कैंसर में अलग अलग टाइप की सेल्स बढ़ती हैं। तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग ल्यूकीमिया जब पढ़ेंगे तो, है ना। और वो भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारा। चलो हम लोग वापस से आते हैं हम लोग इसके बारे में, वाइट ब्लड सेल्स में। अब जो मोनोसाइट होता है, तो मोनोसाइट का काम क्या रहता है, जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया तो उसको वो खा जाता है, सीधे उसके पास जाएगा और उसको इंगल्फ कर लेगा, मतलब उसको अब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से खा जाना, इंगल्फ कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटिक प्रोसेस। तो जब जो मोनोसाइट होता है जब वो एक्टिव होता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में होता है, तो वो वैक्यूलेशन शो करता है। कैसे वैक्यूलेशन शो करता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मोनोसाइट का वैक्यूलेशन ये, अच्छा ये वाला है, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ। इस टाइप का जो वैक्यूलेशन दिखाई दे रहा है, इस टाइप के वैक्यूल्स हमको दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के वैक्यूल्स वाली सेल हमको कुछ दिखाई देती है, मोनोसाइट उस टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाती है हमारी, तो हमको सेल के अंदर वैक्यूल्स दिखाई देने लगते हैं अगर वो फैगोसाइटिक एक्टिविटी अगर कर रही है तो। अब हम लोग यूसोफिल और बेसोफिल की बात कर लेते हैं। तो यूसोफिल और बेसोफिल का जब बढ़ना जो होता है वो हमारा एलर्जिक इन्फेक्शंस में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, या फिर कुछ माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक टाइप के कैंसर्स हैं हमारे। तो जो हमारे बेसोफिल है वो इस जो कैंसर है, माइलो प्रोलिफरेटिव कैंसर जो है, इन टाइप के कैंसर्स में हमारी बेसोफिल से बढ़ती है। और अगर एलर्जी किसी को है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो हमारी यूसोफिल बढ़ जाएगी। तो यूसोफिल का बढ़ना एलर्जी के पैरासाइटिक के केस में हमारा हो सकता है, और बाकी जो हमारा है ब्लड कैंसर के केसेस में, कुछ टाइप के कैंसर के केस में बेसोफिल का बढ़ जाना हो जाता है हमारा। तो मेरे ख्याल से कुछ बेसिक चीज़ें हमने कुछ एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ ली हैं, और डब्ल्यूबीसी नॉर्मल भी समझ ली है, परसेंटेज भी देख लिया है, ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है इसमें। अब लोग आगे चलते हैं प्लेटलेट के बारे में, क्योंकि हमारी क्लास जो है 9:30 से स्टार्ट हुई थी, 10:30 हो गया है, 1 घंटे हो गए हैं लगभग। 1 घंटे की क्लास चलती है, लेकिन कोई नहीं, अच्छी जब बातें चल रही होती हैं, कोई अच्छा टॉपिक चल रहा होता है तो थोड़ा सा टाइम हो भी जाता है, 10-20 मिनट ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्लेटलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग ने अभी पेरिफेरल ब्लड इसमें 2 चीज़ें देख ली, एक देख ली WRBC, दूसरी देख ली हम लोगों ने WBC। थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि मेरी जो स्पीड है बोलने की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कई लोगों को लग सकता है कि यार बहुत फास्ट बोल रहे हैं हम। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा स्लो बोलने की, थोड़ा सा नॉर्मल वे में बोलने की, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मेरी आदत ही है थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलने की। मतलब तेज़ तो नहीं बोलता हूँ, फास्ट थोड़ा सा बोल देता हूँ, तो कई बार कुछ चीज़ें मैसअप हो जाती हैं ना। तो कोई नहीं, लेकिन उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी मेरे को लगता है कि तेज़ बोल रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा स्लो बोल लूँ। लेकिन जो लोग सुनते हैं बहुत टाइम से, जो कुछ लोग देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाती है। कुछ नए लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत जाती है समझने में कि क्या ही इतनी स्पीड से बोल रहे हैं करके। चलो ठीक है, प्लेटलेट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्लेटलेट जो होता है वो नॉर्मली सबको पता ही होना चाहिए कि प्लेटलेट का काउंट कितना होता है। अपन बता देते हैं, 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख हमारा जो होता है पर क्यूबिक हमारा होता है प्लेटलेट का नॉर्मली नंबर ऑफ काउंट, है ना। और हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है उस पर तो हम लोग बिना सेल काउंटर के भी एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि यार कितना काउंट हो सकता है स्मीयर देख करके। अब स्मीयर देख के कैसे एस्टिमेशन हम लोग लगाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको एक फील्ड, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में जब स्लाइड फोकस करते हैं तो ऐसे हमको एक फील्ड दिखाई देती है। इस फील्ड में जैसे हमको एक प्लेटलेट दिखाई दे रही है। जब हम लोग फील्ड चेंज करेंगे थोड़ा सा, दूसरी फील्ड आ जाएगी। जब हम लोग स्टेज के नीचे जो नोब लगी होती है माइक्रोस्कोप पे, तो उससे हम लोग अलग अलग फील्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक जो पूरी स्लाइड होती है उसमें लगभग 500 से 600 फील्ड होती हैं, ठीक है। तो जो 500 से 600 फील्ड जब एक स्लाइड में होती हैं तो हम लोग अलग अलग फील्ड चेंज कर करके अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं उसमें। तो जब हम लोग 100 फील्ड के आसपास देखेंगे। अब 100 फील्ड के आसपास देखने में हमको जितनी प्लेटलेट दिखाई दी, मान लो कि 100 फील्ड देखने में हमको 200 प्लेटलेट दिखाई दी, तो जितनी प्लेटलेट हमको दिखाई देती, मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा वो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी मैथ्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी मैथ्स भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर से हमको 100 फील्ड देखने में 100 WBC हमको दिखाई दी,
तो हर एक फील्ड में एक डब्ल्यूबीसी, उसका एवरेज निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 100 फील्ड देखी, 100 डब्ल्यूबीसी दिखाई दी। अब हर फील्ड के हिसाब से एक डब्ल्यूबीसी हो गई। वो मान लो 100 फील्ड दिखते, 200 डब्ल्यूबीसी दिखाई देती, तो हर एक फील्ड के हिसाब से वो 2 डब्ल्यूबीसी हो जाती, 2 डब्ल्यूबीसी पर फील्ड दिखाई दे रही है। हम एवरेज निकालते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि हमने दो दो फील्ड देखी, 2 डब्ल्यूबीसी, 2 हमको प्लेटलेट दिखी, हाँ सॉरी प्लेटलेट, अगर 2 फील्ड देखी, 2 प्लेटलेट हमको दिखी, तो 2 प्लेटलेट हम बोल के यहाँ का फॉर्मूला में लगा लेंगे। कम से कम हमको 50 से 100 फील्ड देखनी पड़ती हैं। मान लो हमने 100 फील्ड देखी और 200 प्लेटलेट हमको दिखाई दे रही हैं, तो 200 प्लेटलेट मतलब पर फील्ड 2 प्लेटलेट हो गई। तो 2 को हम लोग इंटू कर देंगे 15 से या फिर 20 से। हम लोग अधिकतर 20 लेके चलते हैं, तो 2 को अगर हम लोग ने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 40,000। तो 40,000 उसकी क्या है, प्लेटलेट काउंट है। मान लो कि हमने 100 फील्ड देखी और 100 फील्ड देखने के बाद हमको उसमें 1000 प्लेटलेट दिखाई दे रही हैं, तो पर फील्ड हमारी 10 प्लेटलेट हो गई। और 10 को हम इंटू कर देंगे अगर 220,000 से, तो वो हमारी आ जाएंगी 2 लाख प्लेटलेट। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि एक एवरेज प्लेटलेट का निकाल करके उसको एक फॉर्मूले में रख करके हम लोग एक प्लेटलेट का नंबर ऑफ काउंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ये नंबर ऑफ काउंट प्लेटलेट का निकालने की बात होगी, जो कि हम लोग जब बोलते हैं, डॉक्टर्स कई बार एडवाइस करते हैं कि यार इसको डेंगू हो गया है, इसकी सेल काउंटर में इसका जो प्लेटलेट का काउंट है वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास आ रहा है, तो इसका मैनुअल काउंट करके बताओ। अब वो मैनुअल काउंट करने की जो बात होती है वो होती है कि माइक्रोस्कोप में देख करके बताओ कि कितनी दिख रही है। तो माइक्रोस्कोप पे जब देखने की बात आती है तो फिर वही हम लोग ईडीटी ब्लड निकालेंगे, उससे स्मीयर बनाएंगे, उसको लीशमैन स्टेन करेंगे और सुखा करके माइक्रोस्कोप पे देखेंगे और फिर प्लेटलेट देखेंगे वहाँ पे कि कितनी प्लेटलेट पर फील्ड दिखाई दे रही है। 50 या 100 फील्ड हम लोग देखेंगे, फिर उसको इस फॉर्मूला में रखेंगे और हम फिर वो डॉक्टर जो इसने एडवाइस किया हुआ है, फिर जो हमसे पूछना चाह रहा है कि कितनी है प्लेटलेट का काउंट मैनुअल देखने में, तो फिर हम लोग वहाँ पे उसको बता सकते हैं कि मैनुअल में भी इसकी लगभग अगर से कम प्लेटलेट ही होंगे तो 40,000 के आसपास आएंगी। लेकिन कई बार दिक्कत होती है, दिक्कत इन द सेंस ऐसे कि ईडीटी ब्लड में मान लो एंटी कोगुलेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या फिर ईडीटी में प्रॉपर तरीके से उन्होंने मिक्स नहीं किया, है ना, तो उस टाइम पे बन जाते हैं प्लेटलेट के क्लम्प। अब जब प्लेटलेट के क्लम्प बन जाएंगे तो माइक्रोस्कोप में देखने पे वो जो क्लम्प है हमको वो दिखाई देंगे, लेकिन जो हमारा सेल काउंटर होता है उस पर वो क्लम्प हमको समझ में नहीं आते हैं। कुछ सेल काउंटर क्लम्प बताते हैं कि हो सकता है क्लम्प है इसके अंदर, आपकी जो आपने सेल सैंपल रन किया हुआ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लम्प होगा तो वो सेल काउंटर में ही फंस जाएगा क्लम्प, तो सेल काउंटर ही काम करना बंद कर देगा। छोटा सा प्रोब होता है ना, छोटा सा सुई होती है, बड़ा सा क्लॉट फंस जाएगा तो फिर क्या, फिर दिक्कत ही हो जाएगी उसमें। तो वो एक चीज़ रहती है। कई बार क्या होता है कि हमको बड़ा क्लॉट है तो दिख जाएगा यार तो डबल सैंपल ही क्लॉट हो गया एडीटीए वाला, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्लम्प्स रहते हैं जो कि हमको नॉर्मली नहीं दिख सकते हैं, और कई बार मशीन भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है और वो बता देती है कि इसकी प्लेटलेट काउंट यार 20,000 आ रही है, जो कि उसका 20,000 एक्चुअल नहीं है, उसका ज़्यादा काउंट होता है, फिर वो बता रही 50,000 प्लेटलेट काउंट है, लेकिन एक्चुअल में उसका 50,000 काउंट नहीं होता क्योंकि छोटे छोटे से क्लम्प बन चुके हैं उसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो जब हम लोग वो बोलते हैं कि चलो माइक्रोस्कोप में एक बार इसको देख लेते हैं, तो जब भी किसी का काउंट मान लो कि 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल होता है, लेकिन किसी का काउंट 50-60 हज़ार आ रहा है सेल काउंटर पे, तो हमको डबल चेक करके देना पड़ता है एक बार पेशेंट को। मतलब ऐसे नहीं कि उसको जब डेंगू होगा तब तो उसके में काउंट कम होगा ही ना। तो जब किसी की हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो एक बार जो भी अच्छी पैथोलॉजी होती है वहाँ पे क्रॉस चेक किया जाता है कि यार इसका काउंट 50,000 तो 50,000 हम कैसे दे सकते हैं। हो सकता है हमारे ईडीटी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, फिर सैंपल को मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो और हमको नॉर्मली क्लम्प इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं देखने में, तो हो सकता है इसके अंदर क्लम्प हो। तो फिर वहाँ पे स्मीयर बनाया जाएगा, स्मीयर बना करके उसको स्टेन किया जाएगा, स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो नॉर्मल जो हमको ऊपर वाले यहाँ फील्ड में देखो, यहाँ दिखाता हूँ मैं, कहाँ चला गया प्लेटलेट, थोड़ा सा जूम करते हैं। इस वाली फील्ड में देखो, इस वाली फील्ड में क्या है, हमको एक प्लेटलेट दिखाई दे रही है ऐसी सिंगल, ठीक है। लेकिन जब क्लम्प बन जाते हैं प्लेटलेट के तो इस टाइप के क्लम्प हमको दिखाई देते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में प्लेटलेट के, तो एक है प्लेटलेट की तो झुक के क्लम्प में प्लेटलेट हमको दिखाई देती है। ऐसे क्लम्प में प्लेटलेट दिखाई दे रही हैं तो एक्चुअल जितना उनका नंबर होना चाहिए उतना नंबर सेल काउंटर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ऐसे क्लम्प दिखाई देते हैं, तो हम फिर उसको इन क्लम्प में कितनी प्लेटलेट है उसको काउंट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग मान के चलते हैं कि एक क्लम्प में छोटा क्लम्प है कि बड़ा क्लम्प है, तो उसके हिसाब से एवरेज प्लेटलेट निकालते हैं कि हाँ 10 प्लेटलेट होंगी, 15 प्लेटलेट होंगी इस क्लम्प में। तो वो क्लम्प प्रॉपर तरीके से हम लोग काउंट करके नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट करके हम लोग यहाँ पे फिर एक्चुअल काउंट उसको देते हैं कि यार मशीन तो 40,000 बता रही है लेकिन इसकी तो 2 लाख प्लेटलेट है, ये माइक्रो क्लम्प्स इसके अंदर है ना, क्लस्टर बने हुए हैं प्लेटलेट के, तब हमको एक्चुअल काउंट पता चलता है प्लेटलेट का। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्लेटलेट की को जब हम जो भी काम करते हैं लैब में, जब भी उनकी प्लेटलेट काउंट कभी भी कम आए तो उसको रिपोर्ट रिलीज नहीं करनी है बिना मैनुअल वेरीफाई किए। मैनुअल वेरीफाई इन द सेंस कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाना है, माइक्रोस्कोप में देखना है प्लेटलेट को, क्लम्प अगर से दिखाई दे रहे हैं तो फिर उसको देना है कि यार क्लम्प है इसके अंदर, तो फिर
क्लम्पेज के अंदर है तो फिर उसको बढ़ा करके देना है ना, कि यार कि बड़े जितनी प्लेटेड होगी एक्चुअल उतनी हमको काउंट देना है उसका। और दूसरी चीज़ हमारी आती है जाइंट प्लेटलेट। जाइंट प्लेटलेट भी जब किसी की होती है तब भी प्लेटलेट काउंट कम आ जाता है। अब जाइंट प्लेटलेट में क्या होता है कि नॉर्मल जो प्लेटलेट का जो साइज़ होता है वो लगभग हमारा होता है 1 से 3 माइक्रोन के आसपास का, 2 से 3 बोल सकते हैं हम लोग, तो इतने माइक्रोन की साइज़ की होती है, ठीक है। और आरबीसी कितने साइज़ की, माइक्रोन साइज़ की होती है, लगभग 7 से 8 माइक्रोन साइज़ की, 7.2 उसको हम लोग मान के चलते हैं। तो जब किसी की जाइंट प्लेटलेट दिखती है तो यहाँ देखो जो आरबीसी की साइज़ लगभग हमारी 7 माइक्रोन की है, तो यहाँ पे हम लोग की प्लेटलेट जो है जाइंट प्लेटलेट है वो भी 7 माइक्रोलीटर की दिखाई, 7 जो हमारी है माइक्रो की 7 माइक्रोन की दिखाई दे रही है हमको। तो 7 माइक्रोन के आसपास की अगर प्लेटलेट दिखाई दे रही है तो एक प्लेटलेट वो हमारी 4 प्लेटलेट का काम करेगी हमारी, है ना। तो जब एक प्लेटलेट 4 प्लेटलेट का काम कर रही है, प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है व्यक्ति का, तो उसको भी हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे काउंट दिख तो कम रहे हैं हमको, लेकिन तुम्हारे काउंट कम है नहीं, क्योंकि तुमको जाइंट प्लेटलेट तुम्हारे अंदर दिख रही हैं या फिर प्लेटलेट के क्लम्प्स दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को मैनुअली वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा टूल साबित होता है। यार मशीन पे भी हम लोग कभी कभी 100% भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो मशीन ही है, उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं कि कहाँ तक ही वो सारी चीज़ें सही दे सकती हैं। हाँ, अभी जो कुछ एडवांस मशीनें हैं जो प्लेटलेट क्लम्प बता देती हैं, जाइंट प्लेटलेट बता देती हैं, लेकिन वो हर लैब में रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं मशीनें। वो बहुत अच्छी लैब है तो वहाँ पे आ भी जाएंगी। और भी कुछ ऐसी मशीनें हैं जो कि ब्लास्ट सेल्स वगैरह भी बता देती हैं, और हो सकता है फ्यूचर में और इनोवेशन हो जाए तो हमको शायद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की जरूरत ना पड़े भविष्य में देखने की, है ना, क्योंकि बहुत एडवांस मशीनें जाएंगी, सारी चीज़ें बता देंगी वो। तो वहाँ पर फिर हमको नहीं भी पड़ेगी जरूरत। लेकिन अभी हमारे लिए प्लेटलेट जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है वो बहुत अच्छा टेस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डिनोट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हम लोग यहाँ प्लेटलेट या फिर मार्फोलॉजी बस की बात नहीं कर रहे हैं, पैरासाइट वगैरह भी हम देख सकते हैं ना इसमें। इतनी सस्ता और इतना अच्छा टेस्ट और हमको है, जो कि कुछ 50-100 रुपये में हो जा रहा है हमारा, मतलब लैब वालों को तो इतने का ही पड़ता है। बाकी जो नॉर्मल इसका चार्ज है वो लगभग 300-400 रुपये होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का हमारा करने का, अलग अलग लैब के हिसाब से। लेकिन जो लैब एज अ लैब वालों को तो 50-100 रुपये का ही पड़ेगा ना टेस्ट। तो इतने कम में इतनी सारी चीज़ें अगर देखने के लिए मिल जा रही हैं, इतनी सारी कंडीशन हमको पता चल जा रही हैं, तो अच्छा टेस्ट है एक प्रकार का देखा जाए तो। चलो, प्लेटलेट की हमने बात कर ली, हम लोग पैरासाइट्स की बात कर लेते हैं। जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं ब्लड को, तो हमको बहुत सारे पैरासाइट्स भी दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से पैरासाइट दिखाई देते हैं और कैसे दिखाई देते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन इन द सेंस कि जो सबसे ज़्यादा हम देखा जाने वाला पैरासाइट है वो है मलेरिया पैरासाइट। तो हम लोगों ने मलेरिया पैरासाइट अभी उस दिन पढ़ा हुआ था, डिटेल में पढ़ा हुआ था मलेरिया पैरासाइट। अभी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट के बारे में। तो मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं वो जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको थिन ब्लड स्मीयर की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो थिन ब्लड स्मीयर में हमको आरबीसी के अंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाई देता हूँ मलेरिया पैरासाइट के बारे में। ये देखो, यहाँ जो ऊपर जो स्टेजेस बनी हुई हैं वो रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज, साइजोइट स्टेज और गैमेट स्टेज बनी हुई है। तो इन जो अलग अलग स्टेजेस में ये हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की स्टेजेस है ना। जब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, जैसे किसी को डॉक्टर ने बोला कि तुम एक काम करो कि पेरीफेरल मलेरिया ब्लड टेस्ट करा के लाओ, मतलब पेरीफेरल ब्लड स्मीयर करा के लाओ जिसमें मलेरिया दिखना है हमको। तो हम लोग स्टैन करेंगे, उसकी स्लाइड को लीजमैन स्टैन करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम लोग ढूंढेंगे कि मलेरिया पैरासाइट तो नहीं है इसको। तो जब माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं तो हमको इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो उसको प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन है। इसको बोलते हैं रिंग स्टेज, जिसमें कि यहाँ पे क्रोमेटिन इकट्ठा हुआ होता है हमारा, और शायद में साइटोप्लाज्म की एक रिंग दिखाई देती है। ये हमको अंगूठी के आकार का हम लोग रिंग पहनते हैं जो अपनी अंगूठी में, अंगूठी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो जो रिंग होती है उसके आकार की दिखाई देती है। ऊपर एक डायमंड टाइप का लगा हुआ है, फिर मोती लगा हुआ, और जो है पूरी चांदी या फिर सोने की से बनी हुई रिंग, मतलब हम को रिलेट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ऐसी रिंग हमको दिखाई देती है, इसलिए हम लोग उसको रिंग स्टेज बोलते हैं। दूसरा है रिंग के बाद की स्टेज जो होती है वो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है। रिंग थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, इसमें हमको स्टिपलिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, रिंग के साथ में डॉट्स आ जाना। तो जो फैल्सीफेरम होता है इसमें मोरर डॉट्स आते हैं, मोरर डॉट्स उसका नाम है, ठीक है। तो जो हमारा जो फैल्सीफेरम होता है इसमें मोरर डॉट्स आते हैं, रिंग दिखाई देती है, दोनों साथ में होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है। देन ट्रोफोजोइट के बाद फिर जो और आगे की स्टेज जो होती है साइजोइट स्टेज होती है। साइजोइट स्टेज में क्या होता है, बहुत सारे डॉट्स हमको दिखाई देने लगते हैं यहाँ पे, अलग अलग क्रोमेटिन इकट्ठे होने लगते हैं अलग अलग जगह, मतलब ये अब मल्टीप्लाई होने वाला है ना। मल्टीप्लाई होने वाला मतलब कि कुछ टाइम का जो यहाँ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो हर एक डॉट एक रिंग बनाएंगे,
और फिर वो वापस जा कर के अलग-अलग आरबीसी पे जा कर के अटैक करेंगे। और जैसे इसके अंदर इसके अंदर से एक मलेरिया पैरासाइट, मतलब एक रिंग से इसके अंदर बन जाएंगी लगभग 30 रिंग, और हर एक रिंग जा कर के एक नई आरबीसी पे अटैक करेगी। तो एक साइज स्टेज होती है। देन इसी में गैमेट स्टेज भी दिखाई देती है हमको, ऐसे बनाना शेप की दिखाई देती है, जैसे केला होता है ना बनाना, उस शेप की हमको दिखाई देती है। तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की गैमेट स्टेज। तो इस टाइप के हमको मलेरिया पैरासाइट हमको यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने के लिए मिलते हैं, जिनका हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। हम लोग सिर्फ यहाँ डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को मलेरिया भी देखना पड़ता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। ठीक है। तो हम लोगों ने फैल्सीफेरम की बात करी, उसी टाइप से हमारी बाइवेक्स की रिंग भी दिखाई देती है, रिंग दिखाई देगी, ट्रोफोसाइजोन्ट गैमेट। तो बाइवेक्स भी हमको दिखाई दे जाता है। दोनों के अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। हम लोग की मलेरिया वाली वीडियो देखना तो उसमें दिखाई दे, हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी बताए हुए हैं। यहाँ हम डिफ्रेंसिएशन बना नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको बेसिक बेसिक बस बता दिए कौन कौन से पैरासाइट होते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझा दिया अपन ने। मलेरिया पैरासाइट वाली वीडियो देखना तो वहाँ पे हमको सभी के डिफ्रेंसिएशन भी बताए हुए हैं कि बाइवेक्स होता है तो आरबीसी में क्या चेंजेस आते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं, वो सब चीज़ें बताई हैं अपन ने। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम लोगों ने मलेरिया पैरासाइट की बात कर ली, अलग अलग स्टेजेस की बात कर ली। फिर एक होता है बेबेसिया, माइक्रोफाइलेरिया, बोरोसेला, है ना, बोरेलिया, ऐसे बहुत सारी अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। तो इन अलग अलग पैरासाइट्स के टाइम पे हमको सब हम लोग को इसमें दिखाई देते हैं। जैसे लीशमैनिया डोनावानी की जो बॉडीज वगैरह होती हैं वो भी हमको यहाँ पे दिखाई देंगी हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। अब कैसे दिखाई देगी, जैसे कि एक होता है माइक्रोफाइलेरिया हम लोग हिंदी में उसको हाथी पाँव हो जाना बोलते हैं ना। पैर किसी का आपने देखा हो कि इतना बड़ा हो गया है, लोग चलते भी हैं ना, कई लोग उसका फ़ायदा उठा करके पैसे वैसे ही मांगने लगते हैं। एक्चुअली उनको बीमारी होती है एक प्रकार की, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे माइक्रोफाइलेरिया की बीमारी। उनको माइक्रोफाइलेरिया का इन्फेक्शन है, जिसके कारण उनके कोई भी एक ऑर्गन बॉडी का बड़ा हो जाता है ना, किसी का हाथ बड़ा हो जाता है, किसी का पैर बड़ा हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाता है इस टाइप से करके, है ना। तो माइक्रोफाइलेरिया के इन्फेक्शन के टाइम पे होता है। माइक्रोफाइलेरिया माइक्रोस्कोप पे कैसे दिखाई देगा हमको, तो माइक्रोफाइलेरिया जो होता है चलो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा उसको। तो माइक्रोफाइलेरिया में हमको इस टाइप का देखो पैरासाइट दिखाई देता है। माइक्रोफाइलेरिया एक टाइप का पैरासाइट है, ऐसे दिखाई देता है हमको, जो स्नेक जैसे हम बोल सकते हैं, स्नेक टाइप का हमको। ये हमारी आरबीसी दिख रही हैं जो हमें पड़ी हुई हैं, डब्ल्यूबीसी दिख रही हैं ब्लू कलर की, और इनके बीच में देखो माइक्रो जो है माइक्रोफाइलेरिया स्टेन लिया हुआ है, अच्छा सा ब्लू कलर का स्टेन लिया हुआ, जिसका हेड है, जिसका टेल है माइक्रोफाइलेरिया का। तो इस टाइप का हमको दिखाई देता है माइक्रोफाइलेरिया पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। तो ये भी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हमको मलेरिया भी दिख जाता है, माइक्रोफाइलेरिया भी दिख जाता है। ठीक है। विवेसिया की कुछ हाँ, विवेसिया वगैरह भी हमको माइक्रोस्कोप के जो आरबीसी होती है उसके अंदर ना ऐसे थ्रेड्स टाइप के दिखाई देते हैं। ऐसे हमको थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड्स के साथ हमको वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं तो हम बोल सकते हैं उसको बेबेसिया का इन्फेक्शन है। बेबेसिया भी एक प्रकार का हमारा पैरासाइट होता है। अब जो लीशमैनिया डोनावानी जो हमारा होता है वो क्या होता है, जो लीशमैनिया डोनावानी का जब इन्फेक्शन होता है तो मैक्रोफेजेस उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। ठीक है। तो मैक्रोफेजेस के साथ में हमको यहाँ पे ये इस टाइप की बॉडीज़ दिखाई देती हैं, डॉट्स वाली बॉडीज़ दिखाई देती हैं। मैक्रोफेज दिखाई देगी हमको। मैक्रोफेज एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैक्रोफेज जब होती है और उसके साथ हमको ऐसे एलडी बॉडीज़ दिखाई देती हैं, लीशमैनिया डोनावानी की बॉडीज़, तो हम उसको बोल सकते हैं उसको लीशमैनिया डोनावानी का इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का। तो ये सब चीज़ें भी हमको इस टाइप के पैरासाइट भी हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, है ना। तो हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं तो और देन हम लोगों ने ब्लास्ट सेल की बात कर ही ली थी कि ब्लास्ट सेल जो कि कैंसरस सेल होती हैं वो हमको माइक्रोस्कोप पे दिखाई दी जाती हैं। ब्लास्ट सेल के साथ साथ कुछ हमको और बॉडीज़ दिखाई देती हैं जो हम लोग को, जब किसी को माइलॉइड सीरीज़ का ल्यूकेमिया होता है, माइलॉइड सीरीज़ का जब किसी को ब्लड कैंसर होता है तो उसकी जो ब्लास्ट सेल्स होती है उसमें ऐसे इसमें रॉड टाइप की चीज़ है, यहाँ रॉड दिख रही है ना, ये इसको और रॉड्स बोलते हैं। तो ऐसे रॉड दिखाई देती है, हाँ जैसे एक रॉड दिख रही है, यहाँ पे एक दिख रही है रॉड। तो इस टाइप की हमको कुछ अलग से बॉडीज़ दिखाई देती हैं, रॉड्स दिखाई देती हैं उनकी। और ये जो रॉड दिखाई दे रही हैं ये हमारी सब सारी ब्लास्ट सेल्स में दिखाई दे रही हैं ना। जो ब्लास्ट सेल्स होती हैं माइलॉइड सीरीज़ की ब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो लिम्फोइड सीरीज़ की और माइलॉइड सीरीज़ की ब्लास्ट सेल्स लगभग कभी कभी सेम टाइप की ही दिखाई देती हैं, लेकिन जो माइलॉइड सीरीज़ की ब्लास्ट सेल्स होती हैं कैंसर के टाइम पे उसमें और बॉडीज़ भी दिखाई देती हैं। तो वो एक डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि यार और बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं तो ये माइलॉइड सीरीज़ का कैंसर है इसको, है ना। तो ये हमारी कैंसर की बात हो गई। रिपोर्टिंग की बात तो हमने कर ही ली थी, फिर भी बेसिक एक समझ लेते हैं कि आरबीसी का साइज, शेप और कलर या फिर अबनॉर्मलिटी के बेस पे हम आरबीसी की रिपोर्टिंग करते हैं। डब्ल्यूबीसी में डिफरेंशियल काउंट कितना है उसका, एबनॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, मेच्योर है ब्लास्ट सेल्स हैं।
तो उसके हिसाब से WBC की रिपोर्टिंग करते हैं। प्लेटलेट में प्लेटलेट की मार्फोलॉजी कैसी है, क्लम्प वगैरह तो नहीं है प्लेटलेट का, तो उसके हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। पैरासाइट में पैरासाइट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, एब्सेंट है तो एब्सेंट है, और प्रेजेंट है जैसे मलेरिया पैरासाइट है तो कौन सी स्पीसीज़ का प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी पैरासाइट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इंप्रेशन, जो भी चीज़ें हमको दिखी, जो भी हमारा कोरिलेशन वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके हिसाब से हम जैसे भी हमको देखा कि यार इसकी आरबीसी का साइज ना छोटा हो गया है, माइक्रोसाइटिक हो गया है, और उसके अंदर का कलर भी उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखाई दे रही है। तो फिर हम उसमें सजेशन देंगे उसको कि आप एक काम करो, आयरन का टेस्ट करा लो, एक काम करो कि आप HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो। तो कुछ एडिशनल स्टडी के लिए भी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि यार तुमको जे पैटर्न दिख रहा है तो हो सकता है तुमको थैलेसीमिया ना हो सकता है तुमको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, तो वो एक बार करा लो, तो हम एक अच्छे से कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स की कमी है, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, तो फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन की अपन सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, बोन मैरो एग्जामिनेशन जाकर करा लो। तो इस टाइप से हम लोग इंप्रेशन तैयार कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो ये हमारा यहाँ का लेक्चर आज का एंड होता है हमारा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी लोगों को। कैसे पहचान करेंगे कि जाइंट प्लेटलेट है, अच्छा हाँ, किसी कमेंट आया था जाइंट प्लेटलेट में कैसे पहचान करेंगे अपन लोग, है ना। जाइंट प्लेटलेट में वही तो मैंने बताया भी, देखो वापस से जाइंट प्लेटलेट खोल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ गया प्लेटलेट काउंट, जी देखो, हाँ देखो जाइंट प्लेटलेट कैसे पता करेंगे, तो हम लोग साइज कोरिलेट करेंगे ना भाई। देखो आरबीसी जो हमारी है 7 माइक्रोन की होती है, और जो जाइंट प्लेटलेट वो भी लगभग हमारी आरबीसी के साइज की दिख रही है। ठीक है, तो उसमें और भी चीज़ें दिखाई देंगी, हम उसको WBC की शेप की भी हमको नहीं दिखाई देगी, है ना। और जाइंट प्लेटलेट के साथ साथ स्मॉल प्लेटलेट भी दिखाई देगी हमको। तो जो लोग देखते रहते हैं माइक्रोस्कोप में, जो लोग पहचान जिनको रहती है कि अब मैं आपको बोल दूँ कि मलेरिया पैरासाइट ढूंढ के बताओ, तो मलेरिया पैरासाइट अपन नहीं ढूंढ पाएंगे बहुत आसानी से। जो लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई, जो लोगों ने बहुत बार मलेरिया पैरासाइट देखा हुआ है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो वो मलेरिया पैरासाइट आसानी से देख सकते हैं। ऐसे जाइंट प्लेटलेट पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिन लोगों ने पहचाना हुआ है, जिनको उनके फीचर्स पता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें दिखेंगी, तो फिर वो आसानी से पहचान जाते हैं। यहाँ हम साइज़ को कोरिलेट करके देख सकते हैं थोड़ा सा, और उसकी शेप वगैरह हम देख सकते हैं, इरेगुलर शेप दिखाई देती है हमको थोड़ी सी उसकी, है ना। तो उससे हम लोग जाइंट प्लेटलेट पहचान कर सकते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन यहाँ का हम लोगों ने एंड कर दिया है। अभी मैं गूगल मीट की लिंक शेयर कर रहा हूँ। कहाँ पे गूगल मीट की लिंक शेयर करूँगा, ग्रुप में। तो वहाँ पे गूगल मीट पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग 10 MCQ के आसपास सॉल्व करेंगे। 10 MCQ हम लोग ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो ग्रुप में सब लोग अपना अपना वोटिंग करके MCQ सेलेक्ट कर लेंगे। तो MCQ जब ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे वोटिंग करके, तो हम फिर नेक्स्ट डे शाम तक मैं उसकी आंसर डाल दूंगा ग्रुप पे। तो वहाँ भी पता चल जाएगा किसका कैसा सही है, कैसे की तैयारी हुई है, लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आया है करके, वहाँ से ही पता चल जाता है हमको। और अभी हम लोग 10 MCQ लगभग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के, और इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह होंगे तो वो भी मेरे को लाइव डिस्कशन से पूछ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। लाइव हम लोग एंड करके फिर हम लोग, मैं गूगल मीट की लिंक शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे सब लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। सब लोग ज्वाइन करके एक बार माइक म्यूट करके ही रखना, बंद करके ही रखना, लेकिन एक बार ज्वाइन करके थोड़ा सा बाकी लोगों के डिस्कशन सुन लेना। कई बार हम लोग दूसरे के डिस्कशन सुनते हैं तो हमारे खुद के कुछ जो डाउट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं हमारे। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सुन सकते हैं।